हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम यू ऑल। तो जो लोग लाइव हैं एक बार बताइए ऑडियो वीडियो क्लियर है। सुहास। सुहास, ऑडियो वीडियो क्लियर है डियर? यस। ओके। एक मिनट वेट कर लेते हैं ताकि बाकी लोग भी जुड़ जाएं और फिर अपन कंटिन्यू करते हैं। डियर, अगर आपका कोई ग्रुप है तो उस ग्रुप में मैसेज डाल दो ताकि बाकी लोग फटाफट ज्वाइन कर लें। अगर आपका कोई ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप वगैरह पे तो उस पर मैसेज डाल दो कि क्लास स्टार्टेड, ताकि फटाफट अपने को ज्वाइन कर लें और अपन कंटिन्यू करें। आज कैसे नहीं आए बच्चे? चलिए अपन स्टार्ट करते हैं, आते रहेंगे धीरे धीरे। तो अपन अनस्टडी स्टेट पढ़ रहे थे कल। अनस्टडी स्टेट। तो अनस्टडी स्टेट में कल अपन ने देखा था। ये मान लीजिए अपना कंट्रोल वॉल्यूम है। ठीक है, दिस इज द कंट्रोल वॉल्यूम। और ये इसका एंट्री हो गया। एंट्री को अपन ने आई से दिखाया था। एंट्री की जितनी भी प्रॉपर्टी होंगी उसको आई से दिखाएंगे, और एग्जिट की जितनी भी प्रॉपर्टी होगी उसको ई से दिखाएंगे। और जो कंट्रोल वॉल्यूम में इनिशियल होगा उसको वन से दिखाएंगे, और कंट्रोल वॉल्यूम में फाइनली टू से दिखाएंगे। लाइक अगर एग्जाम्पल दूं मैं, मान लीजिए कि इनिशियली कंट्रोल वॉल्यूम में मास मान लीजिए 7 kg था। ठीक है। और ये अपन ऑलरेडी देख चुके हैं कि अनस्टडी स्टेट का मतलब है कि एंट्री और एग्जिट पे जो प्रॉपर्टी है वो सेम नहीं होनी चाहिए। मतलब मास फ्लो रेट और एनर्जी फ्लो रेट अगर एंट्री और एग्जिट पे सेम हो गया तो स्टडी स्टेट हो जाएगा। तो अनस्टडी स्टेट में एंट्री और एग्जिट पे मास फ्लो रेट और एनर्जी फ्लो रेट अलग अलग होती है। तो मान लीजिए कि इसमें मैंने इनिशियल मास मान लिया 7 kg, तो ये कंट्रोल वॉल्यूम का इनिशियल मास हो गया 7 kg। ठीक है। ये कंट्रोल वॉल्यूम का इनिशियल मास हो गया 7 kg, जिसको अपन ने M1 बोला है। जिसको अपन ने M1 बोला है। और मान लीजिए कि एंट्री पे जो भी मास होगा उसको MI से दिखाएंगे, आई फॉर एंट्री। और इसका मास मान लीजिए कि 3 kg पर सेकेंड आ रहा है, या 5 kg पर सेकेंड एंट्री पे मास है। 5 kg पर सेकेंड ये मास एंट्री पे है। ठीक है। और एग्जिट पे जो भी होगा उसको ई से दिखाएंगे। ठीक है। तो ई पे मान लीजिए अभी पर सेकेंड रहने देते हैं, वैसे ही एनालिसिस करते हैं जनरल।
ई पे मान लीजिए कि 2 kg मास बाहर निकल रहा है, तो 5 kg अंदर आ रहा है, 2 kg बाहर जा रहा है, तो ये अनस्टडी स्टेट है। अब देखो जैसे ही 5 kg अंदर आया तो अंदर कितना, पहले 7 था तो 12 हो गया, 12 में से 2 निकल गया तो 2 मतलब अंदर बच गया 10, तो कंट्रोल वॉल्यूम में फाइनल कितना हो गया 10 kg। तो इसी तरीके से अपन दिखाएंगे एंट्री पे आई, एग्जिट पे ई, कंट्रोल वॉल्यूम में इनिशियली 1 और कंट्रोल वॉल्यूम में फाइनली 2। ये मैंने आपको कल बता दिया था। ऐसी एनर्जी के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, एनर्जी एंट्री पे आई, एग्जिट पे ई, इनिशियली कंट्रोल वॉल्यूम में 1 और फाइनली कंट्रोल वॉल्यूम में 2। जैसे मान लीजिए कि इंटरनल एनर्जी की बात हो रही है, तो यहाँ पे बोलेंगे एंट्री पे जो भी इंटरनल एनर्जी है उसको यूआई से दिखाएंगे, एग्जिट पे जो भी इंटरनल एनर्जी है उसको यूई से दिखाएंगे, इन कंट्रोल वॉल्यूम में इनिशियल जो भी इंटरनल एनर्जी है उसको U1 से दिखाएंगे, और कंट्रोल वॉल्यूम में जो फाइनली इंटरनल एनर्जी होगी उसको U2 से दिखाएंगे। तो ये नोटेशंस अपन यूज करेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, देखो डियर, अब अपन बात करते हैं कि ये कंट्रोल वॉल्यूम है, तो इसका एंट्री पे जो भी प्रॉपर्टी होगी उसको आई से दिखाएंगे, और एग्जिट पे जो भी प्रॉपर्टी होने वाली है उसको ई से दिखाएंगे। कंट्रोल वॉल्यूम में इनिशियली 1 और कंट्रोल वॉल्यूम में फाइनली 2, ठीक है डियर। तो अपन जनरलाइज बना लेते हैं, तो यहां से मैं इसका पोटेंशियल हेड मेजर कर रहा हूं, दैट इज Z1, जेड आई दिखाएंगे इसको इस बार, और यहाँ पे एग्जिट पे जेड ई, और अपन ने मान लीजिए इसको कोई भी हीट सप्लाई करी क्यू सीवी, और इससे जो भी वर्क अपने को मिला दैट इज डब्ल्यू सीवी। अब आप बोलेंगे सर कि कोई हीट सप्लाई नहीं हो रही है, तो नहीं हो रही है तो उसको जीरो कर देंगे। आप बोलेंगे सर हीट रिजेक्ट हो रहा है तो उसको नेगेटिव में कर देंगे। आप ये बोलेंगे कि सर वर्क नहीं हो रहा, अपन वर्क कर रहे हैं तो नेगेटिव कर देंगे, और मान लीजिए कोई वर्क नहीं मिल रहा तो जीरो कर देंगे। अपन इसको जनरलाइज बना के लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो अपना जो डब्ल्यू का फाइनल एक्सप्रेशन आएगा उसमें अगर मान लीजिए आपको जो अपना फाइनल रिजल्ट आएगा, मान लीजिए आपको कंट्रोल वॉल्यूम से कोई वर्क नहीं मिल रहा तो उसमें डब्ल्यू को जीरो कर देना। अगर आपको मान लीजिए ये पता चल रहा है कि सर वर्क तो अपन सप्लाई कर रहे हैं तो उसको नेगेटिव कर देंगे, बात एक ही है, ठीक है। तो अपन जनरलाइज बना के चल रहे हैं। अब डियर देखो, तो अपन ने मान लीजिए कि एंट्री पे 7 kg मास है, 5 kg जो अपन ने मैंने अभी एग्जांपल दिया, और एग्जिट पे मान लो 2 kg मास है। इनिशियली कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर मान लो 7 kg था, तो 5 kg अंदर आया, 2 kg बाहर निकल गया, तो कंट्रोल वॉल्यूम में फाइनली कितना बच गया 10 kg। फाइनली कितना बच गया 10 kg। तो मैं इक्वेशन कैसे बना सकता हूं मास कंजर्वेशन की, मास कंजर्वेशन की इक्वेशन मैं कैसे लिख सकता हूं, मास कंजर्वेशन की इक्वेशन में कैसे लिखूंगा, देखो एंट्री पे एम आई माइनस एम ई, तो ये जो डिफरेंस है ये कितना है अपना एम आई माइनस एम ई, ये डिफरेंस है अपना 3 kg, यस। और एम वन माइनस एम टू, या इसको मैं बोल सकता हूं चेंज इन मास ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम, तो ये कितना है चेंज इन कितना हुआ 3 kg। तो ये दोनों बराबर है, बराबर है कि नहीं है। तो मास कंजर्वेशन की इक्वेशन क्या होगी, एम आई माइनस एम ई इक्वल टू डी एम ऑफ सी वी, यस और नो। एम आई माइनस एम ई, जितना आ रहा है और जितना निकल रहा है उन दोनों का जो डिफरेंस है वही तो अंदर डिफरेंस क्रिएट करेगा, तो दैट इज इक्वल टू डीएम ऑफ सीवी। डीएम का मतलब एम वन माइनस एम टू, बात समझ में आ रही है, डीएम का मतलब क्या हो गया एम वन माइनस एम टू, क्लियर है। तो ये अपनी मास कंजर्वेशन की इक्वेशन ऐसे बनाएंगे। और मैंने आपको बोला था कि स्टडी फ्लो हो या अनस्टडी फ्लो, यहाँ पे कंटिन्यूअस मास फ्लो है, तो अपन पर सेकंड एनालिसिस करते हैं, तो अपनी इक्वेशन क्या हो जाएगी एम आई डॉट माइनस एम ई डॉट इक्वल टू डीएम डॉट, ठीक है। तो अपनी इक्वेशन देखिए कैसे बनेगी, मैं फाइनली आपको इक्वेशन बना के बता रहा हूं मास कंजर्वेशन की। तो मास कंजर्वेशन की इक्वेशन बनेगी dm by dt ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम, मतलब मास फ्लो रेट चेंज इन कंट्रोल वॉल्यूम इक्वल टू एम आई डॉट माइनस एम ई डॉट। इज इट क्लियर, इज दिस इक्वेशन क्लियर, इज दिस इक्वेशन क्लियर। ये इक्वेशन क्लियर हुई, जो लोग लाइव हैं कमेंट करिए ये इक्वेशन क्लियर हुई, क्योंकि अनस्टडी स्टेट को बहुत सारे लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी साल गेट 21 में अनस्टडी स्टेट का एक प्रॉब्लम आया था, बात समझ में आ रही है। तो सिंपल मास कंजर्वेशन की इक्वेशन है। ऐसे ही अपना बात करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन देखो, एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन भी ऐसी बनेगी कि जितना आ रहा है और जितना जा रहा है उन दोनों का डिफरेंस जो है वो कंट्रोल वॉल्यूम में स्टोर हो गया, मतलब डीई बाई डी टी ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल टू एनर्जी एट इनलेट ई आई डॉट माइनस एनर्जी एट एग्जिट ई डॉट। दिस इज द इक्वेशन सेकंड, दैट इज द एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है डियर। ये अपना एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन है। अब देखो डियर, मैंने आपको स्टडी फ्लो जब पढ़ाया था तो स्टडी फ्लो में इक्वेशन अपनी क्या थी, अपन स्टडी फ्लो में एंट्री को मान रहे थे 1 से और एग्जिट को मान रहे थे 2 से। चलिए मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे जाके आपको समझाता हूं। जब अपन ने स्टडी फ्लो पढ़ा था
तो अपन ने एंट्री को बोला था 1, एग्जिट को बोला था 2, ये स्टडी फ्लो है। तो अपन ने यहाँ पे इक्वेशन लिखी थी H1 प्लस हाफ ऑफ C1 स्क्वायर प्लस GZ1 प्लस Q1 या QCV इक्वल टू H2 प्लस हाफ ऑफ C2 स्क्वायर प्लस GZ2 प्लस WCV। याद है, ये अपन ने इक्वेशन बनाई थी। लेकिन इस बार अपना फ्लो अनस्टडी है। इस बार अपना फ्लो क्या है? अनस्टडी है। तो अगर अनस्टडी फ्लो, ये क्या बता रहा है? ये आपको बता रहा है कि एंट्री पे टोटल एनर्जी E1, और ये आपको क्या बता रहा है? एग्जिट पे टोटल एनर्जी E2। लेकिन ये सारी प्रॉपर्टी स्पेसिफिक हैं, तो अपन इसको मास से मल्टीप्लाई कर देंगे M1 से, और इसको मास से मल्टीप्लाई कर देंगे M2 से, क्योंकि एंट्री पे 1 मान रहे, एग्जिट पे 2 मान रहे। तो ये अपने को बता रहा है कि टोटल एनर्जी एट इनलेट, और ये अपने को बता रहा है टोटल एनर्जी एट आउटलेट। लेकिन डियर, अब अपन अनस्टडी फ्लो की बात कर रहे हैं, तो आई अपन ने एंट्री को आई से लिखा है और एग्जिट को ई से लिखा है। तो 1 की जगह आई आ जाएगा, 1 की जगह क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। 1 की जगह क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा इस बार हर जगह। और 2 की जगह आ जाएगा ई, 2 की जगह क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। 2 की जगह आ जाएगा ई, ठीक है, 2 की जगह आ जाएगा ई। पिछले केस में स्टडी फ्लो में M1 और M2 सेम था, लेकिन इस बार M1 और M2 सेम नहीं होगा, क्योंकि अगर ये सेम हो गया तो स्टडी हो गया, तो स्टडी स्टेट में तो सेम नहीं होता। तो मैंने 1 को कर दिया आई और 2 को कर दिया ई। क्या ये दोनों बराबर होंगे इस बार? नहीं, ये दोनों बराबर नहीं होंगे। ये दोनों बराबर नहीं होंगे, क्योंकि स्टडी फ्लो में तो बराबर थे, क्योंकि एनर्जी एट इनलेट और एग्जिट सेम था। लेकिन अनस्टडी फ्लो में दोनों बराबर नहीं होंगे। तो डियर, अपने पास ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है, इसमें EI का वैल्यू क्या आ गया? EI का वैल्यू क्या आ गया? अगर मैं EI का वैल्यू लिखूं, तो EI का वैल्यू क्या आ गया? ये अपना EI हो गया, 1 की जगह आई, और ये अपना क्या हो गया? E एग्जिट हो गया कि नहीं हो गया? बोलो। ये अपना EI हो गया और ये हो गया E एग्जिट। इज इट क्लियर? तो ये जो आपकी इक्वेशन थी, जो एंट्री पे आपने स्टडी फ्लो का टोटल एनर्जी लिखा था, वो अब अपना EI हो गया। और आई अपन यहाँ पे इस बार एंट्री पे आई दिखा रहे हैं, पिछले में 1 दिखा रहे थे, और एग्जिट पे पिछले बार अपन ने 2 दिखाया था, इस बार ई से दिखाया, तो ये अपना ई हो गया। समझ में आई बात? तो यहाँ पे अगर इक्वेशन में, अब अपनी इक्वेशन पे चलते हैं। इस इक्वेशन में अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज ई आई डॉट, या ई आई डॉट को अगर मैं लिख लूं डी बाई डी टी से लिख लेता हूं, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, डी ई आई बाई डी टी माइनस डी ई बाई डी टी। ठीक है, तो अपना ई आई क्या हो गया? डी बाई डी टी ऑफ ई आई। अगर मैं आपको पूछूं तो ये क्या हो जाएगा? डी बाई डी टी ऑफ एम आई, बोलो, एच आई प्लस हाफ ऑफ सी आई स्क्वायर प्लस जी जेड आई, ठीक है, प्लस क्यू सी वी। ये मैंने कैपिटल में लिखा है और ये सारे स्पेसिफिक लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने मास से अलग से मल्टीप्लाई कर रखा है, ठीक है। और एग्जिट पे क्या हो जाएगा? माइनस ये ई आई डी ई आई बाई डी टी हो गया, ये वैल्यू होगी डी ई आई बाई डी टी की। और ऐसे ही मैं आपको पूछूं डी ई बाई डी टी, डी ई बाई डी टी क्या हो गया? ठीक है, ये क्या हो जाएगा? डी बाई डी टी, जो वहां पे 2 था यहाँ पे ई हो जाएगा, तो एम ई एच ई प्लस हाफ ऑफ सी ई स्क्वायर प्लस जी जेड ई प्लस डब्ल्यू सी बी। ये अपना डीई बाई डी टी हो गया। यस और नो? क्लियर हुआ? अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो अपना एनर्जी कंजर्वेशन आ जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कर लेते हैं। तो अपनी इक्वेशन क्या बनेगी? देखो, अपनी इक्वेशन बनेगी डी ई बाई डी टी ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम, डी ई बाई डी टी ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एम आई एच आई प्लस हाफ ऑफ सी आई स्क्वायर प्लस जी जेड आई, ठीक है, प्लस क्यू सी वी। ये आपका हो गया डी ई आई बाई डी टी माइनस डी ई बाई डी टी, तो डी बाई डी टी ऑफ एम ई एच ई प्लस हाफ ऑफ सी ई स्क्वायर प्लस जी जेड ई प्लस डब्ल्यू सी वी। ये आपका एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन है। बताओ, समझ में आया? इज इट क्लियर? बताइए डियर, यस और नो? तो ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है, दैट इज द एनर्जी कंजर्वेशन, और ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, दैट इज द मास कंजर्वेशन। तो अपने पास स्टडी फ्लो में 2 इक्वेशन थे और अनस्टडी फ्लो में भी 2 इक्वेशन है। सारा खेल इन 2 इक्वेशन का ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है स्टडी और अनस्टडी फ्लो में। बस आपको लगाना आना चाहिए, जो आपको अजम्पशन दे रखे हैं वो इनमें लगाओ, ठीक है। आपको ये अप्लाई करना आना चाहिए, तो इजीली आप इनको कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने आपको स्टडी फ्लो कुछ अजम्पशन के साथ बताया था, मैं आपको अनस्टडी फ्लो भी कुछ अजम्पशन लेके सोल्व करवाता हूँ। अजम्पशन इस पे अप्लाई करते हैं।
ताकि आपको अजम्पशन अप्लाई करना आ जाए। अजम्पशन, सबसे पहला अजम्पशन मैं ले रहा हूं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज नेग्लिजिबल। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नेग्लिजिबल हो, अगर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज अगर नेग्लिजिबल हो, ठीक है, ये जंक्शन मान लीजिए आपको दे रखा है, तो इसको अप्लाई करते हैं। अब देखो डियर, ये जो टोटल एनर्जी है ई, मैंने आपको बताया था कि किसी भी सिस्टम का ये ई क्या है, डी बाई डी टी ऑफ सीवी, दिस इज द चेंज इन एनर्जी ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम। तो मैंने कंट्रोल वॉल्यूम अपना सिस्टम है, तो किसी भी सिस्टम का एनर्जी मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी सिस्टम के पास क्या एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी। याद है आपको, मैंने बताया था ये सेकंड, जब आपको मैंने फर्स्ट लो पढ़ाया था, ठीक है, मैंने आपको ये सब चीजें बताई थी, एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी, और किसी भी सिस्टम के पास एनर्जी कौन कौन सी होती है, ये मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी, दिस इज माइक्रोस्कोपिक, और यू इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद मॉलिक्यूल्स, ये सब मैंने आपको बताया हुआ है। तो आपको देखो यहाँ पे बोला है डी बाई डी टी निकालना है, डीई निकालना है मान लीजिए, तो डीई निकालेंगे तो चेंज इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो डी ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस डी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस डी ऑफ यू। अब उसने बोला चेंज, डी मींस डिफरेंस, मतलब चेंज, काइनेटिक एनर्जी चेंज नेग्लिजिबल बोला है, नेग्लिजिबल ले लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी चेंज भी नेग्लिजिबल बोला है, ये भी नेग्लिजिबल ले लेते हैं। तो आपके पास डी किसके बराबर आ गया, डी यू के बराबर। मतलब अगर इस इक्वेशन में मैं पुट करूं तो देखिएगा, डी बाई डी टी की जगह मैं क्या लिख दूंगा, डी यू बाई डी टी ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम, डी बाई डी टी की जगह क्या आ गया इस बार, डी यू बाई डी टी ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम, और यहां पे ये इक्वेशन रखो डी बाई डी टी ऑफ एम आई। अब देखो, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी चेंज नेग्लिजिबल है, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नेग्लिजिबल है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज नेग्लिजिबल है। तो आपके पास देखो क्या बचा है यहाँ पे, इस इक्वेशन में बचा एम आई एच आई प्लस क्यू सी वी माइनस, इधर क्या बचा, डी बाई डी टी ऑफ एम ई एच ई प्लस डब्ल्यू सी वी। ये आपकी इक्वेशन आई, ये आपकी एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन है। कब, जब आप इस पे ये अजम्पशन अप्लाई करेंगे, दिस इज द एनर्जी कंजर्वेशन व्हेन वी अप्लाई दिस अजम्पशन। ये आपके इक्वेशन इस अजम्पशन को अप्लाई करने के बाद है। तो जरूरी नहीं है कि, मैंने आपको ये स्टडी फ्लो में भी बोला था, जरूरी नहीं है कि आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी चेंज नेग्लिजिबल दे, हो सकता है उसकी वैल्यू दी हुई हो, तो वैल्यू दी हुई तो इस इक्वेशन में पुट कर देना। लेकिन मैक्सिमम केसेस में, मींस 95% केसेस में काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी चेंज नेग्लिजिबल ही देता है, तो आपको ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब एक और अजम्पशन मैं अप्लाई करता हूं इस पे, सेकेंड अजम्पशन, इफ एच आई एंड एच ई, एच आई मीन्स एंथैल्पी एट इनलेट और एच ई मीन्स एंथैल्पी एट एग्जिट, डू नॉट वेरी विद टाइम, डू नॉट वेरी विद टाइम, डू नॉट वेरी विद टाइम। अगर एच आई और एच ई टाइम के रेस्पेक्ट में वेरी ना करे तो, अब आप बोलेंगे सर कर रहा है तो कर रहा है तो उसको कंसीडर करो, नहीं करे तब बता रहा हूं मैं कि अगर आपको ये जम्पशन दिया हुआ हो कि एच आई और एच ई टाइम के रेस्पेक्ट में वेरी ना करे तो क्या होगा, और डियर मैक्सिमम केसेस में नहीं करता है। क्यों, देखो इसका एग्जांपल समझाता हूं। एच आई क्या है, एंथैल्पी एट द इनलेट ऑफ एंट्री, या एंथैल्पी एट द इनलेट। तो ये किसकी एंथैल्पी है, जो फ्लूइड आ रहा है उसकी एंथैल्पी है। तो डियर जो फ्लूइड आ रहा है वो तो सेम ही फ्लूइड आ रहा है हर सेकंड, ये तो है नहीं कि पहले वाटर आया उसके बाद ऑयल आ गया अब केरोसिन आ गया तो उसका एंथैल्पी वेरी कर जाएगा। आपका फ्लूइड तो वही फ्लो है, कंटिन्यूअस फ्लो है, तो उसका एंथैल्पी टाइम के रेस्पेक्ट में वेरी नहीं करेगा। इनलेट पे जो एंथैल्पी होगा वो कांस्टेंट रहता है टाइम के रेस्पेक्ट में, क्योंकि फ्लूइड आपका सेम ही फ्लो हो रहा है, फ्लूइड आपका जो फ्लो हो रहा है वो सेम ही फ्लो हो रहा है, इसीलिए टाइम के रेस्पेक्ट में एंथैल्पी वेरी नहीं करेगा इनलेट पे। ठीक है, तो अगर ये वेरी नहीं कर रहा, और मान लीजिए आपको दे रखा है कि वेरी करता है, तो उसको कंसीडर करेंगे। तो अगर मान लीजिए वेरी नहीं करता है, तो इस इक्वेशन में देखो, इस इक्वेशन को देखो, डी यू बाई डी टी ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम इक्वल टू, देखो इसको ओपन कर लेते हैं, डी बाई डी टी ऑफ एम आई एच आई, और डी बाई डी टी ऑफ क्यू सी वी को मैं लिख देता हूं क्यू डॉट सी वी, ठीक है, माइनस डी बाई डी टी ऑफ एम ई एच ई माइनस डी बाई डी टी ऑफ डब्ल्यू सी वी को मैं लिख देता हूं डब्ल्यू डॉट सी वी। ठीक है, अब देखो डियर, अगर एच आई, यहां पे आप डिफरेंशिएट कर रहे हो टाइम के रेस्पेक्ट में एम आई और एच आई को, तो इसमें से टाइम के रेस्पेक्ट में कौन सा कांस्टेंट है, एच आई कांस्टेंट है, तो एच आई इसके डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा, तो अपनी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एच आई बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, डी बाई डी टी ऑफ एम आई
तो इसको एम आई डॉट लिख दूं, या चलो मैं वैसे ही लिख देता हूं अभी, डी एम आई बाई डी टी। ठीक है, यहां पे ये है प्लस क्यू डॉट सी वी माइनस, यहां पे भी ये माइनस है और एच ई कॉन्स्टेंट है, टाइम के रेस्पेक्ट में वेरी नहीं कर रहा, तो एच ई बाहर आ जाएगा, माइनस एच ई आ गया बाहर। ठीक है, और डी एम ई बाई डी टी हो जाएगा, डी एम ई बाई डी टी, यस और नो। ठीक है, और ये क्या है, माइनस डब्ल्यू डॉट सी वी। क्लियर है? अब इसको नेक्स्ट स्क्रीन पे लेके चल रहे हैं, इधर अपना क्या है, डी यू बाई डी टी ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम, डी यू बाई डी टी ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम, इसको नेक्स्ट स्क्रीन पे लेके चल रहे हैं। तो अपनी इक्वेशन क्या है, देखिए अपनी इक्वेशन है डी यू बाई डी टी ऑफ, डी यू बाई डी टी ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम इक्वल टू, द इक्वेशन इज एच आई डी एम आई बाई डी टी प्लस क्यू डॉट सी वी, एच आई डी एम आई बाई डी टी प्लस क्यू डॉट सी वी माइनस एच ई डी एम ई बाई डी टी माइनस डब्ल्यू डॉट सी वी। देखिए आपकी ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन मैंने नेक्स्ट स्क्रीन पे ले ली। अब देखो एम आई डॉट डी एम आई बाई डी टी को मैं लिख सकता हूं एम आई डॉट, तो यहां पे इसको लिख सकता हूं एच आई एम आई डॉट प्लस ये अपना क्यू डॉट सी वी है, क्यू डॉट सी वी, और माइनस को मैं ले लेता हूं, तो यहाँ पे एच ई और इसको अपन लिख सकते हैं एम ई डॉट, और ये हो जाएगा माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो प्लस डब्ल्यू डॉट सी वी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन आफ्टर अप्लाइंग दीज टू अजम्पशन। ये आपकी एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन आई है दो अजम्पशन अप्लाई करने के बाद। कौन कौन से दो अजम्पशन अप्लाई करें अपन ने, देखो आपकी ओरिजिनल एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन ये है, आपकी ओरिजिनल एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन ये है, और मास कंजर्वेशन की इक्वेशन ये है। ठीक है, ओरिजिनल इक्वेशन। लेकिन अगर मैं इस पे दो अजम्पशन अप्लाई कर देता हूं, ये चेंज इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी नेग्लिजिबल और एच आई एंड एच ई डू नॉट वेरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तब आपकी जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो आपकी ये इक्वेशन है। ठीक है डियर, और मैं तो ये बोलता हूं कि अगर आपको गेट की बात करें, इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात नहीं कर रहा, क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विसेज में कन्वेंशनल में पूरा सोल्व करके दिखाना होता है, लेकिन अगर गेट के रेस्पेक्ट में बात करें तो ये इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको आप डायरेक्ट याद रखो। ओरिजिनल इक्वेशन आपकी ये है, ओरिजिनल इक्वेशन आपकी ये है, तो आपको ध्यान रखनी है। लेकिन इन दो अजम्पशन को अप्लाई करने के बाद आपकी ये इक्वेशन आती है। मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसको ध्यान रखो, क्योंकि डियर गेट में अनस्टडी स्टेट का जो भी प्रॉब्लम आएगा उसमें ये दो अजम्पशन दिए होंगे। मैंने आपको बोला ना, ये दो अजम्पशन 95% क्वेश्चन में दिए होते हैं, 95% क्वेश्चन में दिया होता है। काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस लगभग क्वेश्चन में नेग्लिजिबल दिया होता है, और एच आई और एच ई टाइम के रेस्पेक्ट में वेरी नहीं करता, ये भी दिया होता है। बात समझ में आ रही है? तो आप ये इक्वेशन डायरेक्ट ध्यान रखेंगे तो आपको गेट में प्रॉब्लम थोड़ा सा कम टाइम में आप सोल्व कर पाएंगे। नहीं तो आप ओरिजिनल इक्वेशन ये रही, इस पे आप ये दोनों जंक्शन अप्लाई करेंगे फिर यहां तक पहुंचेंगे, तो इससे अच्छा इसको डायरेक्ट ही ध्यान रखो। ठीक है डियर, अब देखो यूनिट की बात करते हैं, यहाँ पे एक चीज फोकस करने वाली है। ये एच आई स्पेसिफिक है तो इसकी यूनिट क्या होगी, किलो जूल पर केजी, और ये एम आई डॉट का यूनिट क्या होगा, केजी पर सेकेंड। तो इनटू करेंगे दोनों को तो यूनिट क्या जाएगा, किलो जूल पर सेकेंड। तो ये भी किलो जूल पर सेकेंड में है, ये भी आपका किलो जूल पर सेकेंड में है, और ये भी किस में है, किलो जूल पर सेकेंड में। तो आपका ये भी, ये टर्म भी किस में होना चाहिए, किलो जूल पर सेकेंड में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, किलो जूल पर सेकंड में होना चाहिए। तो किलो जूल पर सेकंड में होना चाहिए, तो आपका dt से तो डिवाइड हो ही रखा है, पर सेकंड तो है ही, तो du किस में होगा, किलो जूल में। du किस में होगा, किलो जूल में। ठीक है, मतलब ये स्पेसिफिक नहीं है, ये कैपिटल यू है, क्योंकि इधर देख के आपको लगेगा कि h स्पेसिफिक है, h स्पेसिफिक है, तो ये u भी स्पेसिफिक है। u स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि u किस में है, किलो जूल में। अगर आपको स्पेसिफिक लिखना है ना, तो देखो अपने को पता है कैपिटल U क्या, स्पेसिफिक लिखें तो मतलब स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी क्या होगा, कैपिटल U बाई मास। ठीक है, तो यहां से कैपिटल U क्या हो जाएगा, U इंटू एम। तो आप इसको अगर इसको स्पेसिफिक में लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, d बाई डी टी, कैपिटल U की जगह आप लिख देंगे स्मॉल u इंटू एम ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम। बात समझ में आ रही है? तो कुल मिला के मैं यहां से आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि इसको ध्यान रखना, ये स्पेसिफिक नहीं है। कभी आप इधर देख लो स्मॉल एच आई, स्मॉल एच ई, तो सर ये भी स्पेसिफिक होगा, नहीं, ये कैपिटल यू है, क्योंकि यूनिट के हिसाब से देखिए तो किलो जूल पर केजी, तो ये सारी यूनिट किस में है, किलो जूल पर सेकंड में, तो ये भी किलो जूल पर सेकंड में होगा, तो टाइम से डिवाइड तो ही रखा, मतलब डी यू किलो जूल में होगा, और किलो जूल में होने का मतलब ये स्पेसिफिक नहीं है। तो अगर आप स्पेसिफिक लिखना चाहते हैं तो ये एम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या दिखाता है बेटा, ये क्या बता रहा है, चेंज ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम, कंट्रोल वॉल्यूम में चेंज बता रहा है। तो कंट्रोल वॉल्यूम में चेंज, फाइनल अपन कंट्रोल वॉल्यूम में क्या मानते हैं, 2, और इनिशियल क्या मानते हैं, 1। मैंने अभी बताया ना, नोटेशन आपको यही लेके चलना है,
कंट्रोल वॉल्यूम के एंट्री पे आई, एग्जिट पे ई, इनिशियली कंट्रोल वॉल्यूम में 1 और फाइनली कंट्रोल वॉल्यूम में 2। क्लियर हुआ? तो आपको मास कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन की ये इक्वेशंस आपको ध्यान रखनी है। ठीक है डियर? अब देखो, मैं आपको इस पे क्वेश्चन कराता हूं कन्वेंशनल। अनस्टडी स्टेट इतना ही है बस, अपना सारा खेल इन दो इक्वेशन का है। ये दो इक्वेशन अगर आपको ध्यान है और आपको अप्लाई करना आता है कि क्या क्या जंक्शन क्वेश्चन में दिए हुए हैं, अगर आप वो अच्छे से अप्लाई कर देते हैं तो कहीं भी दिक्कत नहीं आती है। ठीक है? आपको अजम्पशन समझ में आने चाहिए, क्या क्या अजम्पशन दिए गए हैं, आप अगर अप्लाई कर देते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं आपको एक कन्वेंशनल क्वेश्चन सोल्व करके दिखाता हूँ। ये कन्वेंशनल है, लेकिन गेट 2021 में, मतलब इस साल जो पेपर हुआ था, इसी क्वेश्चन से एक छोटा सा पार्ट गेट में पूछ लिया गया, और सेम जो क्वेश्चन है जो इस साल आया है, उसी टाइप का क्वेश्चन गेट 2005 में भी पूछा हुआ है। तो ये जो कन्वेंशनल क्वेश्चन है, इससे गेट ने 2 बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के पूछ लिए, इसीलिए कन्वेंशनल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। तो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, क्वेश्चन में लिख देता हूं, एक बार आप लोग भी लिख लीजिए साथ साथ में। एन इंसुलेटेड स्टोरेज टैंक, एन इंसुलेटेड स्टोरेज टैंक, ये इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन है। एन insulated storage tank that is initially evacuated, that is initially evacuated means vacuum, means no matter, is connected to a supply line, is connected to a supply line, connected to a supply line, carrying a fluid of internal energy, carrying a fluid of specific internal energy UI, specific enthalpy of HI and pressure PI। ये सप्लाई लाइन का जो फ्लूइड है उसका एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी और प्रेशर दिया हुआ है। ठीक है? द वॉल्व इज ओपन, द valve is open and fluid flows into the tank, and fluid flows into the tank, fluid flows into the tank from the supply line, from the supply line, fluid flows into the tank from the supply line and reaches a pressure same as that of supply line, as that of supply line. Then prove that final internal energy of fluid, final internal energy of fluid in the tank is equal to enthalpy of supply line, enthalpy of supply line। ये क्वेश्चन है। अब इसका डायग्राम भी दिया हुआ है। ये एक सप्लाई लाइन है, and this supply line is connected to a tank. This is the tank, and this tank is insulated and initially evacuated, and there is a wall। यहाँ पे फ्लूइड फ्लो हो रहा है जिसका UI, HI और PI ये प्रॉपर्टी है। ठीक है? अब क्वेश्चन पढ़िए। An insulated storage tank, this is the storage tank that is insulated, that is initially evacuated। ये इनिशियली खाली है, ये टैंक में कुछ नहीं है, कोई भी मैटर नहीं है, इनिशियली ये खाली है। ठीक है? Is connected to the supply line,
This tank is connected to the supply line carrying a fluid of specific internal energy UI, specific enthalpy HI and pressure PI. The valve is open. अब ये वॉल्व आपने खोल दिया एंड द फ्लूइड फ्लोज इनटू द टैंक, और ये हमसे फ्लूइड टैंक में फ्लो करने लग गया फ्रॉम द सप्लाई लाइन एंड रीचेस अ प्रेशर सेम एज दैट ऑफ सप्लाई लाइन. मतलब ये फ्लूइड कब तक इसमें फ्लो करता रहेगा? जब ये फ्लूइड इसके अंदर आ जाएगा तो फ्लूइड का जो फाइनल प्रेशर है वो सप्लाई लाइन के प्रेशर के बराबर हो जाए, तब तक इसमें फ्लूइड फ्लो करता रहेगा. फ्लूइड का जो फ्लूइड इसके अंदर आएगा उस फ्लूइड का जो फाइनल प्रेशर है वो सप्लाई लाइन के प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तब तक इसमें फ्लूइड फ्लो करता रहेगा. Then prove that final internal energy of the fluid in the tank is equal to the enthalpy of supply line. इस टैंक में जो फ्लूइड है भर रहा है, फाइनली भर गया एकदम, तो इस टैंक का जो फाइनल इंटरनल एनर्जी होगा, फ्लूइड का जो फाइनल इंटरनल एनर्जी होगा वो सप्लाई लाइन की एंथैल्पी के बराबर होगा. ये अपने को प्रूव करना है. तो डियर अपने को कैसे पता चलेगा? जैसे मान लीजिए पूरा थर्मोडायनेमिक्स हो गया तो अपने को कैसा पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम स्टडी स्टेट का है ना, स्टडी स्टेट का कौन से चैप्टर से है? तो देखो डियर, यहाँ पे ये जो टैंक है ये अपना सिस्टम है, यहाँ पे इस टैंक को अपने को भरना है, ठीक है, ये अपना सिस्टम है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहां से पानी, ये जो भी फ्लूइड है वो इसके अंदर भर रहा है. तो फिलिंग ऑफ अ टैंक, मैंने कल बताया था, कल मैंने आपको अनस्टडी स्टेट के एग्जांपल बताए थे कि नहीं? चार्जिंग ऑफ अ टैंक, चार्जिंग या फिलिंग ऑफ अ टैंक, डिस्चार्जिंग या एम्प्टिंग ऑफ अ टैंक, ठीक है, बोटल फिलिंग प्रोसेस आर ऑल आर द अनस्टडी स्टेट प्रॉब्लम. तो यहाँ पे आप इसको भरेंगे, ठीक है, ये वॉल्व खोल देंगे, ये भरने लग जाएगा, तो ये टैंक जो है ये अपना कंट्रोल वॉल्यूम हो गया. क्या हो गया? कंट्रोल वॉल्यूम. और ये टैंक भर रहा है, मतलब इट इज द प्रॉब्लम ऑफ अनस्टडी स्टेट, ये अनस्टडी स्टेट का प्रॉब्लम हो गया. अब समझो डियर, इनिशियली ये अपना टैंक खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है. तो इनिशियली टैंक खाली है, तो कंट्रोल वॉल्यूम में इनिशियल प्रॉपर्टी अपन मानते हैं 1 से, और कंट्रोल वॉल्यूम में फाइनल प्रॉपर्टी को अपन मानते हैं 2 से. एंट्री पे जो भी प्रॉपर्टी है वो 1 और एग्जिट पे जो भी प्रॉपर्टी है वो 2. तो कंट्रोल वॉल्यूम का एंट्री क्या है? ये कंट्रोल वॉल्यूम का एंट्री है. आप वॉल्व ओपन कर देंगे, क्या आप ये वॉल्व ओपन कर देंगे? तो वॉल्व ओपन कर देंगे तो यहाँ से फ्लूइड इसके अंदर फ्लो करने लग जाएगा. तो ये वॉल्व ओपन हो गया और फ्लूइड फ्लो करने लग गया, तो ये एंट्री होगी. तो एंट्री की जितनी भी प्रॉपर्टी आई से मानते हैं. इस टैंक के एग्जिट पे, कंट्रोल वॉल्यूम के एग्जिट पे कुछ नहीं है, तो कंट्रोल वॉल्यूम के एग्जिट पे कुछ नहीं है, तो कंट्रोल वॉल्यूम के एग्जिट पे अपन ई मानते हैं. इनिशियली कंट्रोल वॉल्यूम में 1 मानते हैं और फाइनली जब ये फुल हो जाएगा तब इसको 2 मानेंगे. तो अगर मैं पूछूं कि M1 क्या है? M1 क्या है? मास इनिशियली इन द कंट्रोल वॉल्यूम, दैट इज 0, क्योंकि ये क्या है? इवैक्यूएटेड है. क्या है? ये इवैक्यूएटेड है. अगर मैं आपको पूछूं मास एग्जिट ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम क्या है? ये भी 0. एग्जिट पे कुछ है ही नहीं, तो एग्जिट पे भी मास कितना है? 0 है. एग्जिट पे भी मास क्या है? 0 है. ठीक है, तो अपना अनस्टडी स्टेट का प्रॉब्लम है. अब इस पे इक्वेशन लगाते हैं अपने पास. 2 इक्वेशन है, उन्हीं का खेल है सारा, मास कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन. तो सबसे पहले मास कंजर्वेशन की इक्वेशन लगाते हैं. मास कंजर्वेशन अपने को प्रूव क्या करना है? देखो, फाइनल इंटरनल एनर्जी ऑफ द टैंक, फाइनल इंटरनल एनर्जी ऑफ द टैंक इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ सप्लाई लाइन. तो टैंक का फाइनल मतलब टैंक में कंट्रोल वॉल्यूम में फाइनल प्रॉपर्टी अपन 2 से मानते हैं, तो कंट्रोल वॉल्यूम का फाइनल इंटरनल एनर्जी मतलब U2. U2 इसका फाइनल इंटरनल एनर्जी U2 हो गया, एंड दैट इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ सप्लाई लाइन. तो सप्लाई लाइन का एंथैल्पी क्या है? HI. ये अपने को प्रूव करना है, ये अपने को प्रूव करना है. U2 कंट्रोल वॉल्यूम में फाइनल. अरे समझ में आ रहा है? ये जो नोटेशंस मैं बता रहा हूं ये क्लियर होना चाहिए. एंट्री पे आई, एग्जिट पे ही, कंट्रोल वॉल्यूम में इनिशियली 1, कंट्रोल वॉल्यूम में फाइनली 2. तो कंट्रोल वॉल्यूम में फाइनल इंटरनल एनर्जी मतलब U2, और उसको किसके बराबर करना है? एंथैल्पी ऑफ सप्लाई लाइन, दैट इज HI. इज इट क्लियर? ये चीज समझ में आ रही है बेटा? यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. जो नोटेशंस हैं ये क्लियर होने चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम नहीं कर पाएंगे. हाँ जी, रिप्लाई करिए. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस. चलिए, अब मास कंजर्वेशन की इक्वेशन क्या है? देखो अपने पास मास कंजर्वेशन की इक्वेशन क्या है? dm/dt ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल टू mi डॉट माइनस me डॉट. कंट्रोल वॉल्यूम के आई ये बता रहा है इनलेट पे और ई बता रहा है एग्जिट पे. कंट्रोल वॉल्यूम के एग्जिट पे क्या है? कुछ नहीं है, कोई भी मास नहीं है, तो ये 0 हो गया. ठीक है, तो अपनी मास कंजर्वेशन की इक्वेशन तो बन गई dm/dt ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल टू mi डॉट. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन लगाते हैं. डियर, एनर्जी कंजर्वेशन की ये मेरी ओरिजिनल इक्वेशन है, ये वाली, लेकिन मेरे को ये लगाने की जरूरत नहीं है. क्यों?
क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको काइनेटिक एनर्जी के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ, और एंथैल्पी के बारे में भी ये नहीं बोला हुआ कि इनलेट में एंथैल्पी वेरी करती है। इनलेट पे उसने बोला HI है, मतलब हर बार कांस्टेंट है, तो एंथैल्पी वेरिएशन भी नहीं है। तो अपन ये वाली इक्वेशन डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ये वाली, ठीक है, क्योंकि इसमें ये अजम्पशन दिए हुए हैं, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस के बारे में कुछ नहीं बोला, तो नेग्लिजिबल ले लेंगे। और दूसरा, अपने को इनलेट पे एंथैल्पी HI बोला है, उसने ये नहीं बोला कि टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी कर रही है, मतलब एंथैल्पी भी वेरी नहीं कर रही। तो अपना फाइनली ये वाला इक्वेशन अपन यूज कर लेंगे, दैट इज du by dt ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम इक्वल टू mi डॉट HI प्लस q डॉट CV माइनस me डॉट HE प्लस w डॉट CV। ठीक है डियर, अब इस इक्वेशन में अप्लाई करो अजम्पशन। आपका Me क्या है? 0, तो ये 0। ये टैंक क्या है? परफेक्टली इंसुलेटेड, मींस नो हीट ट्रांसफर। क्या ये टैंक अपना सिस्टम है? क्या ये कोई वर्क कर रहा है? ये टैंक अपना सिस्टम है, कंट्रोल वॉल्यूम, दिस इज माय सिस्टम। तो क्या ये कोई वर्क कर रहा है? वर्क करने का मतलब है किसी शाफ्ट वगैरह को, किसी मोटर को रोटेट करवा रहे हैं? नहीं ना, फ्लूइड आएगा और सीधा टैंक में जाके बैठ जाएगा चुपचाप। फ्लूइड आया, चुपचाप जाके बैठ गया, कोई भी वर्क नहीं कर रहा वो, देयर इज नो वर्क ट्रांसफर। फ्लूइड आएगा, चुपचाप जाके टैंक में बैठ जाएगा। मतलब जैसे ये बोतल है, इसको मैं भर रहा हूँ, इस बोतल को मैं भर रहा हूँ, सप्लाई लाइन लगी हुई है, इस बोतल को मैं भर रहा हूँ, तो इसमें जो फ्लूइड जा रहा है वो कोई वर्क कर रहा है? नहीं ना, कोई भी वर्क नहीं कर रहा। तो यहाँ पे वर्क ट्रांसफर भी क्या है? 0, नो वर्क ट्रांसफर। यहाँ पे वर्क ट्रांसफर भी क्या है? 0। तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई? du by dt ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल टू mi डॉट HI। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये मेरी एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन आ गई, ये मेरी मास कंजर्वेशन की इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों से सोल्व कर लूंगा तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा मेरा। ठीक है, अब देखो डियर, यहाँ पे ये mi डॉट है, ये क्या है? mi डॉट, ये mi डॉट है, और mi डॉट का वैल्यू ये रहा, dm by dt ऑफ CV। ये mi डॉट है, यस और नो? ये mi डॉट है, और mi डॉट का वैल्यू ये रहा, dm by dt ऑफ CV। तो ये मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं, तो अपनी इक्वेशन क्या है देखो, du by dt ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम इक्वल टू mi डॉट HI, और अपने पास दूसरी इक्वेशन आई dm by dt ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू mi डॉट। तो ये mi डॉट का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो अपनी इक्वेशन क्या बन जाएगी? du by dt ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल टू dm by dt ऑफ CV इंटू HI। दिस इज माई इक्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन और मास कंजर्वेशन को सोल्व करने पे फाइनली मेरे को ये इक्वेशन मिल गई है। अब देखो डियर, दोनों साइड में टाइम है, आप इसको टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दीजिए। आप इसको टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, dt कैंसिल आउट हो जाएगा। दोनों साइड में टाइम है ना, तो टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो, dt कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास ये क्या बचा? du ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल टू dm ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम इंटू HI। यस और नो? dm ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम मतलब चेंज इन मास ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम, तो क्या है? m2 माइनस m1 इंटू HI। तो यहाँ पे m1 क्या है? 0। कंट्रोल वॉल्यूम में इनिशियली इवैक्यूएटेड था, तो m1 0 हो गया। तो आपके पास ये इक्वेशन क्या बन गई? m2 इंटू HI दैट इज इक्वल टू du ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम। क्लियर? अब देखो, du ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम इक्वल टू m2 इंटू HI, ये मेरे पास इक्वेशन है। ये du को मैं ऐसे लिख सकता हूं, आपको पता है कैपिटल U इक्वल टू m इंटू स्मॉल u। यस, यस और नो? तो यहां पे इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? कंट्रोल वॉल्यूम में चेंज बता रहे ना ये, तो m2 u2 माइनस m1 u1, ये कंट्रोल वॉल्यूम में चेंज हो गया। भाई इसको आप क्या लिखते? du ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम का आप क्या लिखते? इसको आप लिखते u2 माइनस u1, लिखते कि नहीं लिखते? बोलो, m2 इंटू HI, और आपको पता है u इक्वल टू m इंटू स्मॉल u, तो इसको मैंने लिख दिया m2 u2 माइनस m1 u1 दैट इज इक्वल टू m2 इंटू HI। अब इनिशियली कंट्रोल वॉल्यूम क्या है? वैक्यूम है, तो m1 कितना है? 0। तो आपके पास इक्वेशन क्या बनी? m2 u2 इक्वल टू m2 इंटू HI। m2 से m2 उड़ गया, फाइनली अपना प्रूव हो गया u2 इक्वल टू HI, मीन्स फाइनल इंटरनल एनर्जी ऑफ द टैंक इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ सप्लाई लाइन। ये मेरा फाइनल एक्सप्रेशन प्रूव हो गया। ये आपको यही पूछा था, बताओ ये क्लियर हुआ? अब आपको बताता हूं कि इसमें गेट्स में क्या क्वेश्चन पूछा था। यहां तक क्लियर हुआ? पहले बताइए। यस और नो? अब देखो डियर, जो गेट का आपका क्वेश्चन था इस साल का, और गेट 2005 के आसपास आया था, वो क्वेश्चन क्या था? सेम क्वेश्चन यही था। इसमें इन्होंने फ्लूइड बोला है,
मतलब फ्लूइड कुछ भी हो सकता है, एयर और एयर भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। एयर में आइडियल गैस भी हो सकता है, रियल गैस भी हो सकता है, और कोई लिक्विड भी हो सकता है। तो अपन ने ऐसा कोई एजम्पशन लिया कि एयर पे ही वैलिड है, आइडियल गैस पे ही वैलिड है, कोई भी एजम्पशन नहीं लिया अपन ने, तो सिंपल सोल्व करा। तो इट इज वैलिड एवरीवेयर, मतलब एनी फ्लूइड, कोई भी फ्लूइड हो, हर फ्लूइड के लिए वैलिड है। लेकिन गेट वाले ने आपको ये बोल दिया कि फ्लो जो है, ये फ्लूइड नहीं दिया, आइडियल गैस का फ्लो है। क्या बोला कि फ्लो जो है वो आइडियल गैस का है, एयर का फ्लो है, और एयर को उसने बोल दिया आइडियल गैस। तो अगर आइडियल गैस का फ्लो होगा तो क्या होगा, यहां तक तो सेम ऐसे ही सोल्व करेंगे भाई, सॉल्यूशन तो ऐसे ही होगा सेम। अब अपने को नोट पॉइंट में क्या बोला उसने, फ्लो इज ऑफ एयर दैट इज आइडियल गैस। अगर आइडियल गैस का फ्लो है तो क्या हुआ, तो देखो अपना रिजल्ट फाइनली U2 इक्वल टू एच आई, ये तो कहीं भी वैलिड है। लेकिन अब फ्लो अपना आइडियल गैस का है, तो आइडियल गैस का है तो याद है मैंने बताया था U इक्वल टू एम सीवीटी, एच इक्वल टू एम सीपीटी, आइडियल गैस के लिए ये वैलिड है। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉल यू है, तो यू स्मॉल यू क्या हो जाएगा, U बाई एम मतलब स्मॉल यू दैट इज सीवीटी, और यहाँ पे एच बाई एम दैट इज स्मॉल एच, ये क्या हो जाएगा सीपीटी। ठीक है, तो स्मॉल यू को क्या लिख सकते हैं सीवीटी, और स्मॉल एच को क्या लिख सकते हैं सीपीटी। यस और नो, ये कहां वैलिड है, दैट आर वैलिड ओनली फॉर एयर आइडियल गैस। ठीक है, मैंने बताया था यू इज एमसीबीटी, एच इज एमसीपीटी, ये आइडियल गैस के लिए वैलिड है। ठीक है, तो यहाँ पे U2 है, तो U2 की जगह क्या हो जाएगा CVT2, भाई यू क्या है CVT, तो U2 की जगह क्या हो जाएगा CVT2। HI की जगह, H की जगह क्या होता है CPT, हो जाएगा CPTI, CPTI। तो देखो T2 क्या हो गया CP बाई CV इंटू TI, तो T2 क्या हो गया CP बाई CV क्या होता है गामा टाइम ऑफ TI। ये क्या है, व्हाट इज T2, T2 इज द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द टैंक, टैंक का फाइनल टेम्परेचर व्हेन द टैंक इज चार्ज फुली। टैंक को आपने फुल चार्ज कर दिया, टैंक का जो फाइनल प्रेशर है वो सप्लाई लाइन के प्रेशर के बराबर होगा, तब तक वो चार्ज होता रहेगा। तो टैंक जब फुल हो गया तो टैंक का जो फाइनल प्रेशर है वो किसके बराबर है गामा टाइम ऑफ टीआई। टीआई इज द, टीआई क्या है टेम्परेचर ऑफ द सप्लाई लाइन, सप्लाई लाइन का टेम्परेचर है। तो फाइनल टेम्परेचर ऑफ द टैंक आफ्टर इट हैज बीन चार्ज इज इक्वल टू द गामा टाइम ऑफ सप्लाई लाइन टेम्परेचर। ये मैं हर बार बोलता हूं कि ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रखो, और इस साल देखिए कोई साल का क्वेश्चन कराता हूं। ये क्लियर हुआ क्या यहां तक, यहां तक क्लियर हुआ। देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन मैं पूरा बोल के बता रहा हूं, क्वेश्चन सेम यही लैंग्वेज है, लिखूंगा नहीं मैं फिर से। अ रिजिड इंसुलेटेड टैंक इनिशियली इवेक्वेटेड, वही है, टैंक रिजिड है, इनिशियली इवेक्वेटेड है और इंसुलेटेड है। ठीक है, is connected through a valve to a supply line, is connected through a valve to a supply line, to a supply line, this is the supply line that carries air, ये एयर को कैरी कर रही है, सप्लाई लाइन में एयर का फ्लो है, एट अ कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ 250 किलो पास्कल एंड 400 केल्विन। यहाँ पे जो एयर का प्रेशर है 250 किलो पास्कल है, और टेम्परेचर जो है दैट इज 400 केल्विन, 400 केल्विन। नाउ द वॉल्व इज ओपन एंड एयर इज फ्लो इनटू द टैंक। अब आपने वॉल्व को ओपन कर दिया, ये वॉल्व ओपन हो गया, और अब ये एयर टैंक में फ्लो हो रहा है। वॉल्व इज ओपन एंड valve is open and air is allowed to flow into the tank until the pressure inside the tank reaches to 250 kilopascal। कब तक ये फ्लो होगा, 250 किलो पास्कल के बराबर हो जाए, मतलब इसका फाइनल प्रेशर किसके बराबर हो जाए 250 किलो पास्कल। तो इसको अपन पीआई मानेंगे ना सप्लाई लाइन को, और इसको अपन ने माना टीआई, भाई पीआई और टीआई माना था ना, इनलेट पे पीआई और टीआई। ठीक है, एट विच पॉइंट द वॉल्व इज क्लोज, जैसे ही ये प्रेशर पहुंचता है वॉल्व आपने बंद कर दिया। अज्यूम दैट एयर बिहेव्स एंड, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि एयर दो टाइप की होती है, परफेक्ट और सेमी परफेक्ट, दोनों ही आइडियल गैस है। ठीक है, विद कांस्टेंट प्रॉपर्टीज सीपी और सीवी, एयर का वैल्यू सीपी दिया हुआ है 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन, सीवी दिया हुआ है 0.718,
किलो जूल पर केजी केल्विन। गामा आपको दिया हुआ है 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, गामा इज 1.4। फाइनल टेम्परेचर ऑफ एयर इनसाइड द टैंक इन केल्विन। आपको पूछा है व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर ऑफ एयर इनसाइड द टैंक इन केल्विन। बताओ क्या होगा, क्या होगा T2, बोलो T2 क्या हो जाएगा डायरेक्ट, गामा टाइम ऑफ टीआई। T2 इज गामा 1.4 टीआई। टीआई मतलब सप्लाई लाइन टेम्परेचर, दैट इज 400 केल्विन। ये डियर आंसर था, दिस इज आंसर 400 इंटू 1.4, ये आंसर। समझ में आई बात। तो ये जो कन्वेंशनल क्वेश्चन है इससे इस तरीके का क्वेश्चन बनाएंगे। समझ में आ रही है बात। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे अपन ने सोल्व करा। तो फाइनल रिजल्ट जो था U2 इक्वल टू HI, वो हर तरह के फ्लूइड पे वैलिड था। लेकिन जब एयर की बात हुई तो U को अपन ने CVT लिख दिया, H को CPT लिख दिया, तो अपने पास फाइनल रिजल्ट आया गामा टाइम ऑफ टी। तो ये आपको याद ही रहना चाहिए। और जो इससे पहले गेट 2005 में क्वेश्चन आया था उसमें पता क्या था, उसमें ये बोला था कि जो सप्लाई लाइन टेम्परेचर है, ये मान लीजिए कुछ मेरे को एग्जैक्ट डेटा तो याद नहीं है, मान लीजिए 250 डिग्री सेल्सियस है, या इतना ही मान लेते हैं, 400 कैल्विन ही मान लेते हैं, चलो इसी का मान लेते हैं, 400 कैल्विन ही मान लेते हैं। ठीक है, सेम टैंक, सेम वॉल, सेम एयर का फ्लो हो रहा है, ठीक है, और इसको आप सप्लाई लाइन के प्रेशर तक चार्ज कर रहे हैं। तो उससे पूछा था तो फाइनल टेम्परेचर इन द टैंक इज इक्वल टू, फाइनल टेम्परेचर ऑफ द टैंक इज इक्वल टू, अब उसने ऑप्शन में क्या दिया था, फाइनल टेम्परेचर ऑफ टैंक इज ग्रेटर देन द सप्लाई लाइन टेम्परेचर। ऑप्शन बी, फाइनल टेम्परेचर ऑफ टैंक इज इक्वल टू सप्लाई लाइन टेम्परेचर। ऑप्शन सी, फाइनल टेम्परेचर ऑफ टैंक इज लेस देन द सप्लाई लाइन टेम्परेचर। ऑप्शन डी, ऑल आर करेक्ट। कौन सा सही है बताओ। फाइनल टेम्परेचर इज ग्रेटर देन सप्लाई लाइन टेम्परेचर, क्योंकि सप्लाई लाइन से गामा को मल्टीप्लाई करोगे तब आएगा ना। तो इस तरीके से दो क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये कन्वेंशनल क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था। क्लियर हो गया, बताइए, इज इट क्लियर? यस, चलिए वेरी गुड। तो डियर अपना फर्स्ट लॉ अब कंप्लीट हो गया। फर्स्ट लॉ में क्लोज सिस्टम अपन ने सारे पढ़ लिए, हीट वर्क सारी कैलकुलेशन कर ली। ओपन सिस्टम पे भी, ओपन सिस्टम दो तरीके का हो सकता है, स्टडी और अनस्टडी, दोनों अपन ने पढ़ लिया, पूरी कैलकुलेशन वगैरह देख ली। ओपन सिस्टम में तो सिर्फ दो इक्वेशन है, कौन कौन सी, मास कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन, बस। अगर आपको ये दो इक्वेशन लगानी आती है तो ओपन सिस्टम में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करते हैं। तो अपना फर्स्ट लॉ पूरा कंप्लीट हो गया। किसी को डाउट पूछना है बताइए फर्स्ट लॉ में, किसी भी स्टूडेंट को फर्स्ट लॉ में कोई डाउट पूछना है? अच्छा एक बात और मैं बताना चाहता हूं, आप अगर अपन स्टडी फ्लो की बात करते हैं, ये चीजें आपको क्वेश्चन जब करेंगे तब आपको देखने को मिलेगी। स्टडी फ्लो में मास कंजर्वेशन का इक्वेशन है m1 डॉट इक्वल टू m2 डॉट। भाई मास कंजर्वेशन स्टडी फ्लो में तो इनलेट मार्ट और इनलेट पे और एग्जिट पे मास सेम होता है, और इनलेट को 1 मानते हैं और एग्जिट को 2 मानते हैं। ठीक है, अब देखो डियर, m को अपन क्या लिखते हैं, रो इंटू वी। अब ये डॉट हो गया ना, मतलब ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूं, एरिया इंटू लेंथ, टाइम से डिवाइड करेंगे तो डीएल बाई डी टी, ये डीएल बाई डी टी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, और वेलोसिटी तो रो ए इंटू सी हो जाता है, एम डॉट, ये आपने एफएम में भी पढ़ा होगा, इसको कंटिन्यूटी इक्वेशन भी बोलते हैं। तो एम डॉट को मैं क्या लिख सकता हूं, रो वन ए वन सी वन इक्वल टू रो टू ए टू सी टू। यस, अब देखो अपन जल्दीबाजी में क्या गड़बड़ कर देते हैं, अपन जब एफएम में कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ते हैं तो अपन उसको ए वन सी वन इक्वल टू ए टू सी टू लिख देते हैं। क्यों, अपन रो वन से रो टू उड़ा देते हैं, रो वन से रो टू उड़ा देते हैं। और सेम चीज अपन थर्मोडाइनमिक्स में भी करते हैं, रो वन से रो टू उड़ा देते हैं, जो कि गलत है। एफएम में अपन लिक्विड की बात करते हैं, और डियर लिक्विड जनरली इनकंप्रेसिबल होते हैं। तो लिक्विड अगर इनकंप्रेसिबल है तो डेंसिटी में जो चेंज आएगा वो नेग्लिजिबल चेंज आएगा, तो रो वन और रो टू लगभग सेम होते हैं, तो उनको अपन उड़ा सकते हैं। लेकिन थर्मोडाइनमिक्स में अपन बात कर रहे हैं गैसेस की, एंड गैसेस आर जनरली कंप्रेसिबल। इसकी बात कर रहे हैं गैसेस की, और गैसेस कंप्रेसिबल होती हैं, तो रो वन और रो टू को उड़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि कुछ भी चेंज होगा, प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम कुछ भी चेंज होगा तो डेंसिटी में बहुत ज्यादा चेंज आता है। हाँ, फ्लूइड मैकेनिक्स में लिक्विड की बात होती है तो वहां पे डेंसिटी में चेंज नेग्लिजिबल होता है, तो रो वन और रो टू कैंसिल आउट हो जाते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन।
लेकिन अपन यहां पे नहीं कर सकते, सॉरी, क्योंकि यहां पे अपन गैसेस की बात करते हैं। मान लीजिए मैं एयर की बात कर रहा हूं, मैं एयर की बात कर रहा हूं, एयर आइडियल गैस है, ठीक है, और मैंने मास कंजर्वेशन लगाया, और मैं रो 1 से रो 2 नहीं उड़ा सकता, क्योंकि एयर में जो डेंसिटी होता है वो टेम्परेचर और प्रेशर का फंक्शन होता है। थोड़ा बहुत भी टेम्परेचर में चेंज आया तो डेंसिटी में बहुत ज्यादा चेंज देखने को मिलता है। अब देखिए मैं आपको रो की वैल्यू निकाल के बताता हूं कैसे ये प्रेशर टेम्परेचर पे वेरी करता है। आइडियल गैस इक्वेशन, एयर की बात कर रहे हैं तो आइडियल गैस इक्वेशन की बात करते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? पीवी इक्वल टू एम आर टी। रो क्या होता है? एम बाई वी। क्या होता है? एम बाई वी। तो पी, इसको डिवाइड कर दो, एम बाई वी आर टी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? रो आर टी। तो रो क्या हो गया? पी बाई आर टी। पी बाई आर टी। तो डेंसिटी इज द फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो प्रेशर में थोड़ा सा भी चेंज आया, टेम्परेचर में थोड़ा सा भी चेंज आया तो डेंसिटी में बहुत ज्यादा चेंज आता है, क्योंकि गैसेस जनरली कंप्रेसिबल होती हैं। तो थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो डेंसिटी में बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा। तो अपन यहाँ पे रो 1 से रो 2 उड़ा नहीं सकते हैं, तो अपना इक्वेशन क्या हो जाएगा? रो 1 की जगह अपन क्या लिख देंगे? P1 बाई आर T1 A1 C1 इक्वल टू P2 बाई आर T2 A2 C2। ये अपना इक्वेशन बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज का ध्यान रखना है, जब आप क्वेश्चन करें तो इस चीज का ध्यान रखना है कि रो 1 से रो 2 जल्दीबाजी में उड़ा मत देना, क्योंकि एफएम में आदत होती है दोनों को कैंसिल आउट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं करना है। क्लियर हो गया? क्लियर? चलिए, तो डियर अब अपन अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज द सेकंड लॉ। किसी को कोई डाउट पूछना है? 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं, आप लोग अपनी नोटबुक वगैरह देख लो। फर्स्ट लॉ तक किसी को कोई डाउट पूछना है? स्टडी फ्लो, अनस्टडी फ्लो, फर्स्ट लॉ में कोई भी डाउट है बताइए। ठीक है, क्लियर है? नहीं है कोई डाउट? आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। सेकंड लॉ को अपन डायरेक्शनल लॉ भी बोलते हैं। जैसे अपन ने जीरोथ लॉ को बोला कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, फर्स्ट लॉ को बोला एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, सेकंड लॉ को डायरेक्शनल लॉ बोलते हैं। तो डियर, मेरे एक बात ये समझ में नहीं आती कि जब अपन फर्स्ट लॉ में हर प्रोसेस को सोल्व कर चुके हैं, वर्क का पूरा कैलकुलेशन अपन, 1 मिनट रुके, जब अपन फर्स्ट लॉ में सारे प्रोसेस सोल्व कर चुके हैं, वर्क का सारा कैलकुलेशन अपना हो गया, वेदर द प्रोसेस इज रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है? लाइट चली गई है, लेकिन आवाज अपन कंटिन्यू करेंगे क्लास। एक बार बता दीजिए आवाज आ रही है और बोर्ड विजिबल है क्लियरली? एक बार रिप्लाई करिए, क्योंकि लाइट गया है तो लाइट चला गया, लेकिन अगर ऑडियो वीडियो सब क्लियर है तो अपन कंटिन्यू करेंगे। अभी 2 मिनट में लाइट आ जाएगा फिर से। अरे बता दो। यस, चलो। तो डियर, फर्स्ट लॉ में अपन सारे प्रोसेस को सोल्व कर चुके हैं। फर्स्ट लॉ में अपन सारे प्रोसेस को सोल्व कर चुके हैं। अपन ने वर्क का पूरा कैलकुलेशन कर लिया, वेदर द प्रोसेस इज रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल वर्क भी निकाल लिया, इरिवर्सिबल वर्क भी निकाल लिया। हीट का भी सारा कैलकुलेशन अपना हो चुका है, हीट का भी पूरा कैलकुलेशन अपन ने कर लिया। ठीक है, साइकिल मैंने आपको साइकिल भी सोल्व कराया। तो ये सारी चीजें जब अपनी हो चुकी है तो फिर सेकंड लॉ की जरूरत क्या पड़ी? व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ सेकंड लॉ? सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में यही खटकता है कि जब सारी चीजें सर पढ़ चुके हैं तो व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ सेकंड लॉ? सेकंड लॉ की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों अपने को सेकंड लॉ पढ़ना है जब अपन ये सारी चीजें क्लियरली पढ़ चुके हैं? तो ठीक है, तो कोई आप लोगों में से कोई बताएगा, किसी को कोई आइडिया है? जब अपन सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं और बड़े आराम से कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आ रही, ओपन सिस्टम पूरा कर लिया, क्लोज सिस्टम पूरा कर लिया, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल हीट के बारे में सारा एनालिसिस हो गया, तो फिर थर्मोडायनेमिक्स तो यहीं बंद हो जाना चाहिए था। सेकंड लॉ की जरूरत क्यों पड़ी? किसी को आइडिया है कुछ? चलिए मैं बताता हूँ।
एक बहुत ही प्यारे से एग्जांपल से इसको देखते हैं और पूरा कंसंट्रेशन के साथ समझना, मजा आएगा आपको। देखो डियर, फर्स्ट लॉ आपको एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बताता है। मान लीजिए ये कार है, ये ऊपर की तरफ जा रही है, उल्टा बन गया ना, ये ऊपर की तरफ जा रही है। इस कार में अभी मान लो 2 लीटर फ्यूल है, 2 लीटर फ्यूल है इस कार में। मतलब फ्यूल मतलब इसके पास केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है। अब जब ये कार स्लोप पे जाएगी तो ये फ्यूल बर्न होगा, ये फ्यूल बर्न होगा और ये केमिकल एनर्जी किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। भाई कार जब स्लोप पे जाएगी तो फ्यूल बर्न होगा ना, कंबशन होगा, फ्यूल बर्न हुआ तो केमिकल एनर्जी किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मान लीजिए फाइनली कार यहां कहीं पहुंच गया, कुछ टाइम बाद कार यहां कहीं पहुंच गया, ये यहां पहुंच गया, ठीक है, यहां कार पहुंच गया अपना। तो जब ये यहां से यहां पहुंचा तो मैंने मान लिया कि कुछ फ्यूल बर्न हो गया, 1 लीटर फ्यूल बर्न हो गया, तो 1 लीटर फ्यूल बचा इसके पास। मतलब जो 1 लीटर फ्यूल बर्न हुआ है तो 1 लीटर फ्यूल में जितनी एनर्जी थी वो एनर्जी बर्न हो गई। तो आपको पता है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हुए, वे किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो गई होगी। किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई? भाई कार यहां से यहां पहुंचा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई ना, हाइट इंक्रीज होगी तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। मतलब यहां पे केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आ रही है? सेम स्पीड से कार चल रहा है, सब कुछ सेम है। तो ये जो फ्यूल बर्न हुआ है, मतलब ये जो केमिकल एनर्जी बर्न हुई है, ये किस में कन्वर्ट हो गई? पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो केमिकल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो फर्स्ट लॉ वैलिड है यहाँ पे, फर्स्ट लॉ वैलिड है, एनर्जी कंजर्वेशन को बता रहा है। पहले आपके पास टोटल एनर्जी केमिकल एनर्जी थी, अब वो केमिकल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। मतलब मान लीजिए 20 किलो जूल एनर्जी था केमिकल एनर्जी, अब उसमें से 1 लीटर फ्यूल बर्न हो गया तो अपने पास 10 किलो जूल तो केमिकल एनर्जी बना और 10 किलो जूल पोटेंशियल एनर्जी बन गया। तो टोटल अभी भी कांस्टेंट है, पहले भी 20 था और अभी भी 20 है। और फर्स्ट लॉ यही बताता है, तो फर्स्ट लॉ यहाँ पे वैलिड है, फर्स्ट लॉ वैलिड है। अब देखो डियर, मैं इसका डायरेक्शन रिवर्स कर देता हूं, मैं इसका डायरेक्शन रिवर्स कर देता हूं। मतलब इस बार कार ऊपर से नीचे आ रही है, 2 लीटर फ्यूल है अपने पास, मतलब 20 किलो जूल एनर्जी है, मान लो 20 किलो जूल केमिकल एनर्जी है, और ये कार नीचे की तरफ आ रही है। मान लीजिए कार यहां पे आ गया, 20 किलो जूल केमिकल एनर्जी है और कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी है। ये फाइनली कार यहां पे आ गया, तो देखो क्या हो रहा है इस बार, जब ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। जब ये ऊपर से नीचे आ रहा है, जब ये नीचे से ऊपर जा रहा था तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रहा था, तो केमिकल एनर्जी डिक्रीज जितना हो रहा था उतना ही पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट हो रहा था। लेकिन जब ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो इस बार पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, तो इसका केमिकल एनर्जी इंक्रीज होना चाहिए ना। मतलब ये फ्यूल जो 2 लीटर है वो यहाँ पे आते आते 3 लीटर हो जाना चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा होता है प्रैक्टिकली? नहीं ना, ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता। नहीं तो फिर हर स्लोप से कार नीचे गिरा देते, कार का टैंक फुल हो जाता। ऐसा नहीं होता। पोटेंशियल एनर्जी जब डिक्रीज हो रहा है तो इसका केमिकल एनर्जी इंक्रीज होना चाहिए था ना, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ तो यही बोलता है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि एनर्जी कांस्टेंट है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। तो जब ये ऊपर से नीचे आ रहा है, जब नीचे से ऊपर जा रहा है तो इसका केमिकल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, तो मैंने मान लिया कि फर्स्ट लॉ वैलिड है। लेकिन यहां पे देखो, यहां पे जब ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, और जब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है तो इसका केमिकल एनर्जी इंक्रीज होना चाहिए, मतलब इसका फ्यूल बढ़ जाना चाहिए। ऐसा होता है? नहीं होता। मतलब यहां पे तो फर्स्ट लॉ वैलिड नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, तो यहां पे तो फर्स्ट लॉ वैलिड नहीं है, यहां पे तो फर्स्ट लॉ वैलिड ही नहीं है। तो अपन तो फंस गए, अपन ने तो सारी चीजें पढ़ ली, हर जगह फर्स्ट लॉ लगा दिया, तो यहां पे तो फर्स्ट लॉ नहीं लग रहा। तो मतलब क्या हुआ, यहां पे फर्स्ट लॉ क्यों नहीं लग रहा होगा? भाई अपन ने पढ़ लिया, अपन ने सारे प्रोसेस सोल्व कर लिए, हर प्रोसेस पे फर्स्ट लॉ लगा दिया, और फर्स्ट लॉ ने कैलकुलेशन करके हीट वर्क सब दे भी दिया अपने को। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि फर्स्ट लॉ ने
जिस प्रोसेस को सोल्व करा, सोल्व करके अपने को बता दिया, लेकिन प्रैक्टिकली वो प्रोसेस पॉसिबल है, इसकी क्या गारंटी है? फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग तो यहां पे भी केमिकल एनर्जी इंक्रीज कर जाना चाहिए था। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग तो केमिकल एनर्जी यहां पे भी इंक्रीज कर जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हो रहा प्रैक्टिकली। मतलब ये डायरेक्शन, प्रोसेस की ये डायरेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। भाई एक प्रोसेस मैंने दिया, मैंने बोला ये प्रोसेस ऐसा है, आपने इसको सोल्व कर दिया, कि फर्स्ट लॉ ने इसको सोल्व करके बता दिया, लेकिन डियर प्रैक्टिकली ये कौन बताएगा कि इस प्रोसेस की ये डायरेक्शन पॉसिबल है या नहीं? मतलब ये प्रोसेस प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं, प्रैक्टिकली फिजिबल है या नहीं? ये प्रोसेस मान लीजिए प्रैक्टिकली ऐसे हो रहा हो इस डायरेक्शन में, तो फर्स्ट लॉ ने तो सिंपल अपने को, अपन ने फर्स्ट लॉ को कोई भी प्रोसेस दिया, उसने उसका कैलकुलेशन करके अपने को बता दिया अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। यहां तो अपन यहां पे फर्स्ट लॉ लगाएंगे तो फर्स्ट लॉ तो बोल देगा यहाँ पे 3 लीटर फ्यूल हो गया, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग तो फर्स्ट लॉ अगर अपन यहाँ पे लगाएंगे तो फर्स्ट लॉ तो बोल देगा कि कार में पेट्रोल 3 लीटर हो गया, क्योंकि वो तो अपना एनर्जी कंजर्वेशन, उसको तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाना आता है, उसने एनर्जी कंजर्वेशन लगा के बता देगा कि यहाँ पे कार में पेट्रोल 3 लीटर हो गया। लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं है। ये कौन बताएगा? यहाँ पे तो अपने को पता है, क्योंकि अपन कार चलाते हैं, अपने को बेसिक आइडिया है, अपने को कॉमन सेंस है। लेकिन प्रोसेस में तो कॉमन सेंस नहीं चलता ना, प्रोसेस में तो प्रूफ चाहिए। भाई यहां तो अपने पास प्रूफ है, बोल देंगे सरकार को नीचे उठा के देख लो, नहीं होगा ऐसा कुछ, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, अगर मैं इस पे फर्स्ट लॉ लगाता तो फर्स्ट लॉ, मेरे कहने का मतलब समझना, अगर मैं इस पे फर्स्ट लॉ लगाता तो फर्स्ट लॉ तो मेरे को बोल देता कि सर 3 लीटर फ्यूल हो गया। क्या हो गया? 3 लीटर फ्यूल हो गया। लेकिन अपने को पता है कि ये पॉसिबल नहीं है, मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ये अपन ने देखा हुआ है प्रैक्टिकली। लेकिन मान लीजिए मैंने कोई आपको प्रोसेस दिया और आपने उस पर फर्स्ट लॉ लगाया और फर्स्ट लॉ ने कुछ रिजल्ट निकाल के दे दिए, लेकिन डियर इसकी क्या गारंटी है कि ये डायरेक्शन पॉसिबल है, मतलब ये प्रोसेस पॉसिबल है? ये कौन बताएगा अपने को? फर्स्ट लॉ तो ऐसा कुछ बता ही नहीं रहा। फर्स्ट लॉ सिंपली एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बताता है। आप उसको कुछ भी देंगे वो उस पर एनर्जी कंजर्वेशन लगा देगा। आप उसको कुछ भी देंगे, आप उसको कुछ भी देंगे, कोई भी प्रोसेस देंगे, कोई भी साइकिल देंगे, वो उस पर एनर्जी कंजर्वेशन लगा देगा और आपको ये बता देगा कि इसका रिजल्ट ये आएगा। लेकिन डियर बात तो अब स्टार्ट होती है, कैलकुलेशन अपन ने कर लिया, लेकिन डियर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं, ये कौन बताएगा? ये तो फर्स्ट लॉ बता ही नहीं रहा। फर्स्ट लॉ सिंपली सेज अबाउट द एनर्जी कंजर्वेशन, it does not give any information about the feasibility of the process, that process is feasible means practically possible or not। कोई प्रोसेस प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं, ये तो फर्स्ट लॉ नहीं बता रहा। फर्स्ट लॉ तो सिंपल आपको कोई भी प्रोसेस दोगे उस पर कैलकुलेशन करके बता देगा, लेकिन वो ये नहीं बताएगा कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं। मान लीजिए आपने एक इंजन बनाया, आपने इंजन बनाया, आपने उस पर फर्स्ट लॉ लगाया, इंजन बनाया, कोई भी आईसी इंजन बना लिया, कुछ भी बना लिया, मान लीजिए पावर प्लांट में कोई इंजन बनाया, आईसी इंजन बनाया, आपने बना लिया, ठीक है। आपने उसमें कैलकुलेशन भी कर लिया कि मैं इतना हीट इनपुट दूंगा, मेरे को इतना आउटपुट मिलेगा, इतनी एफिशिएंसी है, और ये सब कैलकुलेशन हो गया। अब आप उसको प्रैक्टिकली चाहते हैं कि वो मार्केट में आए, उसको चलाया जाए, तो बेटा फर्स्ट लॉ तो पता ही नहीं रहा ऐसा कि वो चलेगा कि नहीं चलेगा। फर्स्ट लॉ ने तो क्या बताया कि आपने ये इंजन बनाया, आपने बोला सर ये 4 प्रोसेस लगा के मैंने इंजन बनाया, इसमें 4 प्रोसेस है। फर्स्ट लॉ में आपने वो सारी कैलकुलेशन पुट करी, फर्स्ट लॉ ने आंसर बता दिया कि आपके इंजन की एफिशिएंसी इतनी है। लेकिन ये कौन बताएगा कि वो इंजन पॉसिबल है या नहीं? ये कौन बताएगा? ये इंजन चलेगा या नहीं चलेगा, ये कौन बताएगा? कोई भी साइकिल आपने बनाया, वो साइकिल प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं? कोई भी प्रोसेस आपने सोल्व करा, वो प्रोसेस प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं, ये कौन बताएगा? ये फर्स्ट लॉ नहीं बताता है। फर्स्ट लॉ सिंपली टेल्स अबाउट द एनर्जी कंजर्वेशन, इट डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस। कोई भी प्रोसेस आपने सोल्व करा है ना, कोई भी प्रोसेस आपने सोल्व करा, मान लीजिए आप ये प्रोसेस सोल्व कर रहे हैं और आपने बोला कि ये प्रोसेस इस डायरेक्शन में है, आपने इसको फर्स्ट लॉ में पुट करा। मान लीजिए मैंने एक क्लोज सिस्टम लिया, मैंने एक क्लोज सिस्टम लिया, उसमें ये प्रोसेस बनाया, ठीक है, और मैंने बोला कि इसमें वर्क बताओ, पीवी डायग्राम पे मैंने बताया, तो फर्स्ट लॉ बोल देगा कि भैया ये एरिया निकाल लो, ये इसका वर्क आ जाएगा। लेकिन बेटा मेरे को यही नहीं पता कि ये पॉसिबल है या नहीं, ठीक है, कैलकुलेशन आ गई, लेकिन ये प्रोसेस प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं ये तो बता ही नहीं रहा। ये कौन बताएगा?
ये आपको सेकंड लॉ बताता है विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी। तो सेकंड लॉ को इसीलिए डायरेक्शनल लॉ बोलते हैं। ये आपको प्रोसेस की डायरेक्शन बताता है। भाई इस प्रोसेस की एक ही डायरेक्शन हो सकती है, या तो ये ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ, दोनों डायरेक्शन तो पॉसिबल नहीं है ना। या तो मैं आगे जाऊंगा या तो पीछे आऊंगा, डायरेक्शन तो एक ही होगी। एक टाइम पे दो डायरेक्शन तो नहीं हो सकती कि एक ही टाइम पे मैं आगे भी चल रहा हूं पीछे भी चल रहा हूं, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इस किसी भी एक प्रोसेस की या किसी भी एक साइकिल की एक डायरेक्शन ही तो होगी, एक ही तो डायरेक्शन होगी, और वो डायरेक्शन आपको सेकंड लॉ बताता है, वो डायरेक्शन फर्स्ट लॉ नहीं बता सकता कि ये प्रोसेस किस डायरेक्शन में अगर आप करोगे तो ये पॉसिबल है। अगर मान लीजिए आपने इसको ऐसे करा और ये पॉसिबल नहीं हुआ, तो आपकी जो कैलकुलेशन है इसका तो कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। इज इट क्लियर? दैट्स व्हाई सेकंड लॉ इज नोन एज डायरेक्शनल लॉ। तो फर्स्ट लॉ के पास क्या है बेटा? फर्स्ट लॉ के पास एनर्जी कंजर्वेशन है। ये फर्स्ट लॉ है, ये फर्स्ट लॉ है। इनके पास इनका हथियार है, दैट इज एनर्जी कंजर्वेशन। ये उठा के किसी पे भी चला देते हैं, इनके पास एनर्जी कंजर्वेशन है। इनको गन चलाना आता है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि चलाया किस पे जाए। चलाना आता है, आप तो बोलोगे तो उसी को मार देंगे, ठीक है। ये फर्स्ट लॉ है। ये भाई साहब चल रहे हैं, लेकिन ये अब कंफ्यूज है कि इनको जाना किधर है। ये जिधर भी जाएंगे उधर फर्स्ट लॉ लगा देंगे, ये जिधर भी जाएंगे उधर ये फर्स्ट लॉ लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन करके दे देंगे। लेकिन इनको यही नहीं पता कि इनको जाना किधर है, और इनको किधर जाना है ये कौन बताया? ये बताया सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ बाद में आया, और सेकंड लॉ ने बोला कि बेटा तू इस डायरेक्शन में चल। सेकंड लॉ ने इसका हाथ पकड़ा और बोला तू मेरे साथ इधर चल, और अब लगा अपना फर्स्ट लॉ, अब लगा अपना एनर्जी कंजर्वेशन, अब अपना वेपन यूज कर। तेरे को इधर चलना है, अपनी एनिमीज इधर मिलेंगे, है ना, और इधर चला तो गन। तो फर्स्ट लॉ को पता है कि गन कैसे चलाते हैं, लेकिन चलाना किधर है ये नहीं पता। इज इट क्लियर? दैट्स व्हाई फर्स्ट लॉ इज नोन एज क्वांटिटेटिव लॉ। इसीलिए फर्स्ट लॉ को क्वांटिटेटिव लॉ बोलते हैं, क्योंकि एक्चुअल में ये सिर्फ क्वांटिटी की बात करता है, क्वालिटी की बात नहीं करता। ये आपको सिर्फ क्वांटिटी बताता है कि आप जहां भी चाहो फर्स्ट लॉ लगा दो, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। लेकिन एक्चुअल में वो प्रोसेस पॉसिबल है या नहीं ये आपको नहीं बताता। इज इट क्लियर? और ये कौन बताता है? ये आपको सेकंड लॉ बताता है। दैट्स व्हाई सेकंड लॉ इज नोन एज क्वालिटेटिव लॉ। तो अपन जब भी कोई भी प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तो अपन सबसे पहले सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं, क्योंकि आपने कोई प्रॉब्लम सोल्व कर दी, पहले फर्स्ट लॉ लगा दिया, ठीक है, आपने कैलकुलेशन कर ली और पता चला बाद में कि ये पॉसिबल ही नहीं है, तो आपका तो इतना एफर्ट बेकार हो गया। तो जब भी प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं, जब भी कोई भी प्रैक्टिकल जब अपन प्रॉब्लम सोल्व करते हैं तो पहले उस पर सेकंड लॉ लगाते हैं, पहले उसकी डायरेक्शन निकालते हैं, उसके बाद फिर उसकी कैलकुलेशन करते हैं। ये नहीं कि आपने कोई भी इंजन बना लिया उसमें फर्स्ट लॉ लगा दिया, नहीं, क्योंकि आपने पूरी कैलकुलेशन कर ली, मान लीजिए महीनों 2 3 4 महीने लग गए और बाद में पता चला कि तो पॉसिबल ही नहीं है, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो प्रैक्टिकली जो भी चीज करते हैं अपन, उसमें सबसे पहले अपन सेकंड लॉ लगाते हैं, उसका एक प्रॉपर डायरेक्शन निकालते हैं कि ये इस तरीके से ही पॉसिबल होगा, फिर उसकी एफिशिएंसी वगैरह की कैलकुलेशन या उसकी जो भी कैलकुलेशन है वो फर्स्ट लॉ से करते हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? दैट्स व्हाई वी नीड सेकंड लॉ। That's why we need second law, because first law doesn't give any direction of the process. Yeah, it does not tell about the feasibility of process. क्लियर? इसीलिए सेकंड लॉ की अपने को जरूरत पड़ी। तो अपन सबसे पहले जो भी प्रॉब्लम सोल्व करते हैं प्रैक्टिकली, उस पे अपन सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं, और सेकंड लॉ अपने को यह बताता है कि इस प्रोसेस को डायरेक्शन, इस प्रोसेस का प्रैक्टिकली अगर ये फिजिबल है तो इसका डायरेक्शन ये होगा। तो फिर उसके बाद अपन ये निकाल लेंगे डायरेक्शन क्या होगा, उसके बाद फिर उस पे अपन लगाते हैं फर्स्ट लॉ, उसकी कैलकुलेशन उसके बाद होती है। इज इट क्लियर? यस। अब देखिए मैंने आपको ये चीज पहले बताई हुई है कि ऑल द थर्मोडाइनमिक्स लॉज आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। सारे के सारे थर्मोडाइनमिक लॉज जो हैं एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हैं। तो सेकेंड लॉ में क्या एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन था? एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, और सेकेंड लॉ डायरेक्शन किसकी वजह से देता है? सेकेंड लॉ डायरेक्शन किस कॉन्सेप्ट से देता है? कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी को यूज करते हुए वो बताता है कि क्या है। तो वो मैं आपको सारी चीजें पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं सेकंड लॉ का एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन क्या था। इन्होंने ये बोला था, सेकंड लॉ में ये बोला गया, द कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ द
complete conversion of heat into work is not possible, is not possible। क्या ये स्टेटमेंट कंप्लीट है? बताओ, क्या ये स्टेटमेंट कंप्लीट है? द कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इज नॉट पॉसिबल, ये कंप्लीट नहीं है, क्योंकि हीट को वर्क में कंप्लीट कन्वर्ट तो अपन ने आइसोथर्मल में ही कर लिया था, और पॉलीट्रोपिक में तो एफिशिएंसी ग्रेटर देन 1 थी। ये आगे और भी बोलता है, कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इज नॉट पॉसिबल इन अ साइकिल, इन अ साइकिल। लोग क्या करते हैं, बस यहीं तक पढ़ लेते हैं, जो कि ये गलत है, क्योंकि एक प्रोसेस में तो हो ही सकता है। आइसोथर्मल में 100% एफिशिएंसी थी, पूरा हीट वर्क में कन्वर्ट हो गया था। पॉलीट्रोपिक में स्पेशल केस व्हेन n इज बिटवीन 1 to गामा, जिसका एफिशिएंसी ग्रेटर देन 1 था। बात समझ में आ रही है? तो पूरा स्टेटमेंट ये है कि एक साइकिल में हीट को कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं करा जा सकता। ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। अब इसको अपन प्रूव करेंगे, इसको, ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। अब जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट करे, जिनके रिजल्ट्स जो आए, यहां से अपन ने हीट इंजन बनाया, रेफ्रिजरेटर बनाया, हीट पंप बनाया, बहुत सारी अच्छी अच्छी डिवाइसें बनाई। ठीक है, तो उन डिवाइस को पढ़ते हैं, उन सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं, और इसको भी अपन देखेंगे कि ये किस बेसिस पे बोला गया। लेकिन इन सबको पढ़ने से पहले अपने को थर्मल एनर्जी रिजर्वायर का पता होना चाहिए। तो पहले ये देखते हैं कि व्हाट इज थर्मल एनर्जी रिजर्वायर, और ये सबको पता है ऐसा है, थर्मल एनर्जी रिजर्वायर। थर्मल एनर्जी रिजर्वायर, रिजर्वायर क्या होता है? थर्मल एनर्जी रिजर्वायर क्या होता है? शॉर्ट में इसको बोलते हैं टीईआर, थर्मल एनर्जी रिजर्वायर। थर्मल एनर्जी रिजर्वायर बोलते हैं ऐसी बॉडी जिनका हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट हो। देखो डियर, अगर मान लीजिए कोई भी सिस्टम है, उससे आप हीट, उसको आप हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। या कोई भी सिस्टम से आप हीट रिजेक्ट कर रहे हैं, तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। यस और नो? लेकिन थर्मल एनर्जी रिजर्वायर्स आर द रिजर्वायर ऑफ इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी, मींस इनका हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट होता है। अगर आप इनको कितनी भी हीट सप्लाई कर दें, या इनसे कितनी भी हीट रिजेक्ट कर दें, इनके टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा। लाइक एक बहुत बड़े समुद्र से आपने सिंपल एक बकेट पानी निकाला, तो क्या उसका लेवल डिक्रीज हो जाएगा? नहीं ना। क्यों? क्योंकि वो इनफाइनाइट कैपेसिटी का है, इनफाइनाइट कैपेसिटी का है। लेकिन अगर आपने एक बकेट से एक मग पानी निकाल लिया, या एक ग्लास भी पानी निकाल लिया, तो उसका लेवल डिक्रीज हो जाएगा। तो थर्मल एनर्जी रिजर्वायर आर द रिजर्वायर्स ऑफ इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी। थर्मल एनर्जी रिजर्वायर्स आर ऑफ इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी, इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी। ये ऐसे रिजर्वायर होते हैं जिनकी हीट कैपेसिटी क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। मतलब आप इनको कितनी भी हीट सप्लाई करिए, या इनसे कितनी भी हीट रिजेक्ट करिए, इनके टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आता। ठीक है डियर? तो थर्मल एनर्जी रिजर्वायर दो तरीके के होते हैं, एक होता है सोर्स और एक होता है सिंक। सोर्स, इट इज द सप्लायर ऑफ हीट एनर्जी, इट इज द सप्लायर ऑफ हीट एनर्जी। और सिंक, इट इज द एब्जॉर्बर ऑफ हीट एनर्जी। सोर्स हीट सप्लाई करने का काम करता है, ये सोर्स है। इसका टेम्परेचर मान लीजिए मैंने बोला TH है, या T1 मान लो। इसका टेम्परेचर मैंने बोल दिया T1 है। ये हीट सप्लाई करने का काम करता है अपने साइकिल को। ये कोई साइकिल होगा जिसमें हीट सप्लाई करता है। तो अगर इससे कितनी भी हीट मैं निकाल लूं, सोर्स से मैं कितनी भी हीट निकाल लूं, इसका टेम्परेचर जो है वो हमेशा T1 ही रहेगा, इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी बॉडी है। ऐसे ही ये जो सिंक होता है, सिंक मान लीजिए मैंने मान लिया दिस इज एट T2। ये कोई साइकिल है, ये साइकिल इसमें हीट रिजेक्ट करने का काम करता है। मान लीजिए Q2 हीट रिजेक्ट हो रही है, तो इट इज द एब्जॉर्बर ऑफ हीट एनर्जी। ये हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो आप इसमें कितनी भी हीट एनर्जी रिजेक्ट कर दीजिए, इस सिंक में कितनी भी हीट एनर्जी रिजेक्ट कर दीजिए, इसके टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आता है, इसके टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आता है। बिकॉज बोथ आर द थर्मल रिजर्वायर्स और बोथ आर द इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी बॉडीज।
इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी बॉडीज। हाँ, अगर इनका हीट कैपेसिटी फाइनाइट होता तो आप जैसे ही हीट इंटरेक्शन करते इनके टेम्परेचर चेंज हो जाते, लेकिन दोनों का हीट कैपेसिटी क्या है, इनफाइनाइट। मतलब आप इनसे कितनी भी हीट इंटरेक्शन कर लीजिए इनके टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? क्या यहां पे ये अपना सिस्टम क्या है, ये सोर्स की बात कर रहे हैं अपन, और ये मेरा सिस्टम हो गया सिंक। क्या यहां पे कोई मास इंटरेक्शन है? नहीं ना, कोई भी मास इंटरेक्शन नहीं है। तो सोर्स और सिंक बोथ आर द क्लोज सिस्टम। अगर मैं सोर्स को एक सिस्टम मानू तो क्लोज सिस्टम है, सिंक को मैं एक सिस्टम मानू तो क्लोज सिस्टम है। देखिए इंटरव्यू में एक बार क्या क्वेश्चन पूछा गया, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछा गया, द क्वेश्चन इज सोर्स एंड सिंक आर, ऑप्शन ए ओपन सिस्टम with both heat and work transfer. Option B, open system with only heat transfer. Option C, closed system with both heat and work transfer. And the last option is closed system with only heat transfer. बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए बी सी डी, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बताइए डियर। अरे बता दो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। नहीं बताएंगे? अरे क्लोज सिस्टम है ना, अभी तो समझाया यार, इसमें कोई मास इंटरेक्शन नहीं है, क्लोज सिस्टम है। लेकिन क्लोज सिस्टम में सिर्फ हीट ट्रांसफर है, यहाँ पे कोई वर्क ट्रांसफर थोड़ी ना है। क्या है, क्लोज सिस्टम ओनली विद हीट ट्रांसफर, ऑप्शन डी। तो सोर्स और सिंक क्या है, क्लोज सिस्टम विद ओनली हीट ट्रांसफर। ठीक है, अपना लास्ट ऑप्शन करेक्ट है। तो डियर थर्मल एनर्जी रिजर्वर्स क्या होते हैं, क्लियर हुआ? थर्मल एनर्जी रिजर्वर्स आर द रिजर्वायर ऑफ इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी, मींस इफ वी सप्लाई और रिजेक्ट हीट देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। इफ वी सप्लाई और रिजेक्ट हीट देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं होगा, आप कितना भी हीट सप्लाई कर दीजिए, कितना भी हीट रिजेक्ट कर लीजिए। ठीक है डियर, अब अपन आगे बात करते हैं। तो अपन ने ये तो देख लिया सोर्स और सिंक क्या होते हैं। अब अपन बात करते हैं सेकंड लॉ में दो साइंटिस्ट थे, कैल्विन प्लैंक और क्लोसियस, जिन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंटल कुछ एक्सपेरिमेंट करे थे और उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन दिए थे। तो उनकी बात करते हैं, दो स्टेटमेंट अपने को पढ़ने होते हैं सेकंड लॉ में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं, कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, पहले मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं इन्होंने क्या बोला, फिर उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो कैल्विन प्लैंक साहब ने क्या बोला, इट इज इम्पॉसिबल टू डेवलप अ डिवाइस which produces work continuously, which produces work continuously. It is impossible to develop a device which produces work continuously in a cycle while interacting with single thermal reservoir, single thermal reservoir। इन्होंने ये बोला कि एक ऐसा साइक्लिक डिवाइस बनाना इम्पॉसिबल है एक ऐसा साइक्लिक डिवाइस बनाना जो कंटिन्यूअस वर्क प्रोड्यूस करे विथ इंटरेक्टिंग सिंगल थर्मल रिजर्वायर। थर्मल रिजर्वायर मींस इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी रिजर्वायर। तो इन्होंने बोला कि एक ऐसा साइकिल बनाना इम्पॉसिबल है जो कंटिन्यूअस वर्क प्रोड्यूस करे। कंटिन्यूअस वर्क का मतलब ही एक साइकिल है, क्योंकि मैंने आपको ये पहले भी समझाया कि अगर वर्क कंटिन्यूअस चाहिए, कंटिन्यूअस मींस कंटिन्यू वर्क अगर आपको चाहिए, तो एक प्रोसेस पे बात नहीं हो सकती, एक हमेशा साइकिल पे बात होगी।
तो इन्होंने बोला कि एक ऐसा साइकिल बनाना इम्पॉसिबल है जो आपको कंटिन्यूअस वर्क दे और वो सिर्फ एक ही रिजर्वायर के साथ इंटरेक्ट करे, तो ऐसी डिवाइस इम्पॉसिबल है। तो चलिए इसी डिवाइस की बात कर लेते हैं कि ये इम्पॉसिबल है। ये सोर्स है किसी टेम्परेचर T1 पे, ये कोई एक साइक्लिक डिवाइस है। थर्मोडाइनेमिक्स में साइक्लिक डिवाइस को अपन सर्कल से दिखाएंगे और यहां से मान लीजिए Q1 हीट ट्रांसफर हो रहा है और अपने को W वर्क मिल रहा है। कैल्विन प्लांक साहब के अनुसार ये इम्पॉसिबल है। ये क्या है? इम्पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू कैल्विन प्लांक साहब, इम्पॉसिबल। कैल्विन प्लांक साहब के अकॉर्डिंग ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो इसको सोल्व करके कुछ रिजल्ट निकालेंगे तो वो भी इम्पॉसिबल होंगे। इसको जब सोल्व करेंगे तो जो रिजल्ट आएंगे वो भी इम्पॉसिबल होंगे। तो वो रिजल्ट अपने लिए बहुत जरूरी है, उन रिजल्ट से अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकालेंगे। तो इसी को सोल्व करते हैं। तो कैल्विन प्लांक साहब ये बोलते हैं कि ऐसा एक साइक्लिक डिवाइस बनाना इम्पॉसिबल है जो कंटिन्यू वर्क प्रोड्यूस करे व्हाइल इंटरेक्टिंग विद सिंगल थर्मल रिजर्वायर। ठीक है, ये इन्होंने इम्पॉसिबल बताया। तो चलिए पहले इसी को सोल्व कर लेते हैं। देखो डियर, यहां से अपन एफिशिएंसी की कैलकुलेशन करेंगे। एफिशिएंसी क्या होता है? किसी भी सिस्टम का एफिशिएंसी जब अपन लिखते हैं तो अपन लिखते हैं नेट आउटपुट बाय नेट इनपुट। नेट इनपुट किसी का भी एफिशिएंसी चाहे आप लिखो, एफिशिएंसी आप पढ़ेंगे मैकेनिकल थर्मोडायनामिक्स में अपन एफिशिएंसी की बात करते हैं। जब आप आईसी इंजन पढ़ेंगे तो वहां पे आप मैकेनिकल एफिशिएंसी भी पढ़ेंगे, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी पढ़ेंगे। जब आप रेफ्रिजरेशन की बात करेंगे तो वहां पे आप वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी पढ़ेंगे। तो कोई भी एफिशिएंसी आप पढ़ो, चाहे वो थर्मल हो, मैकेनिकल हो, वॉल्यूमेट्रिक हो, कोई भी एफिशिएंसी आप पढ़ो, एफिशिएंसी का एक ही मतलब निकलता है, नेट आउटपुट बाय नेट इनपुट। अब इसका नाम कैसे पड़ा कि वॉल्यूमेट्रिक है, थर्मल है, मैकेनिकल है? इट डिपेंड्स ऑन आउटपुट और इनपुट। आउटपुट और इनपुट के हिसाब से इसका नाम पड़ा। जैसे यहां पे आउटपुट क्या है? वर्क। और इनपुट क्या है? हीट। इनपुट क्या है? ये इनपुट हो गया और ये अपना क्या हो गया? आउटपुट। तो इनपुट अगर हीट हो, इनपुट अगर हीट हो तो उसको बोलते हैं थर्मल एनर्जी, क्योंकि हीट इज हीट। थर्मल मीन्स, थर्मल वर्ड इज रिलेटेड टू हीट ना, थर्मल मीन्स हीट। तो अगर इनपुट हीट हो, हीट इनपुट करके अगर आपको वर्क आउटपुट मिल रहा हो तो यहां पे जो एफिशिएंसी होगी ये थर्मल एफिशिएंसी होगी। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी में आउटपुट और इनपुट दोनों वॉल्यूम होंगे, तो उसके इनपुट और आउटपुट के हिसाब से उस एफिशिएंसी का नाम पड़ जाता है। लेकिन मेन जो होता है एफिशिएंसी, वो क्या होता है? नेट आउटपुट बाय नेट इनपुट। बस एफिशिएंसी नेट आउटपुट बाय नेट इनपुट। अब आउटपुट और इनपुट क्या क्या है उसके हिसाब से उसका नाम दे दिया गया। जैसे यहाँ पे इनपुट अपन हीट है, यहाँ पे अपन हीट इनपुट करा के वर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पे हीट इनपुट करा के वर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हीट मींस थर्मल, थर्मल वर्ड इज रिलेटेड टू हीट, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज थर्मल एफिशिएंसी। क्लियर है? इज इट क्लियर? यार मैं इतना मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ, रिप्लाई तो करा करो कम से कम। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ये तो बताओ यार। नहीं आ रहा तो फिर इसको दोबारा बताएं। और आज बच्चे भी बहुत कम है, क्या चक्कर है? बच्चे आपके बहुत कम है, ऐसे धीरे धीरे कम होते रहे तो आपका थर्मो खत्म होगा, उससे पहले आप सारे गायब हो जाओगे तो थर्मो बीच में बंद हो जाएगा। तो ऐसे तो आप ही का नुकसान है ना। तो अपने फ्रेंड्स लोगों को इन्फॉर्म करो यार, वीक में सिर्फ 2 दिन क्लास होती है, 2-2 घंटे 4 घंटे की सिर्फ क्लास होती है। अगर आप वो भी अटेंड नहीं कर सकते तो फिर क्यों सब्जेक्ट चला रहे? और अगर आप ये सब्जेक्ट पढ़ के क्वेश्चन वगैरह लगा रहे हैं, या आपको जब ये सब्जेक्ट पढ़ लिया हो तो आपको तो पता चल रहा है कि लेवल तो बहुत अच्छा चल रहा है, नॉलेज आपको बहुत मिल रहा है, ये भी पता है, लेकिन आ क्यों नहीं रहे फिर? मतलब आप सीरियस है ही नहीं यार अपनी लाइफ को लेके। तो अपने दोस्तों को इन्फॉर्म करो कि क्लास में आया करो। वीक में सिर्फ 2 दिन क्लास होती है बेटा, सिर्फ 2 दिन क्लास होती है, 2-2 घंटे की क्लास होती है, मतलब 4 घंटे भी आप एक वीक में नहीं निकाल सकते। तो कंपटीशन ऐसे कैसे फाइट होगा यार? कंपटीशन कैसे फाइट होगा? आपको पता है गेट में टॉपर के कितने मार्क्स आते हैं? 100 मार्क्स का पेपर होता है, अबव 90 मार्क्स आते हैं। तो जिसमें अपना 70 मार्क्स का टेक्निकल होता है, 30 मार्क्स का नॉन टेक्निकल होता है। नॉन टेक्निकल में 15 मार्क्स के आसपास मैथ आता है, 13 to 15, और 15 मार्क्स का आपका एप्टीट्यूड आता है। तो 100 में से आउट ऑफ 100 अबव 90 अगर टॉपर जा रहा है मतलब कंपटीशन तो बहुत हाई है। तो ऐसे कैसे कंपटीशन निकालोगे? तो थोड़ा सा यार अपने फ्रेंड लोगों को बोलो, उनको इन्फॉर्म करो, क्लास में आया करो। क्योंकि आप लोग नहीं आते ना तो फिर टीचर की एनर्जी भी डाउन हो जाती है, उसको भी पढ़ाने में मजा नहीं आता, मेरे को भी फिर इतना मेहनत मतलब मजा ही नहीं आएगा। हालांकि मैं अपना पूरा 100% देके चल रहा हूँ आपको, लेकिन अगर ऐसे ही बच्चे कम होते रहे तो फिर गड़बड़ है सिस्टम यार, बीच में मजा नहीं आएगा फिर, है ना। तो अपने फ्रेंड लोगों को इन्फॉर्म करो, उनको बोलो क्लास अटेंड करा करो। और ये बिल्कुल बेसिक सब्जेक्ट है, ये आपके 3rd सेमेस्टर में आती है, बेसिक सब्जेक्ट है। अगर इसमें ही ये हालत है तो बाकी जो और भी सब्जेक्ट चलेंगे उनमें तो बहुत बुरा हालत हो जाएगा आपका। 12 नंबर का सब्जेक्ट आता है ये, 100 में से 12 नंबर का सब्जेक्ट आता है, थर्मो प्लस एप्लीकेशन।
10 से 12 नंबर का मिनिमम आता है थर्मो प्लस एप्लीकेशन। तो डियर लापरवाही नहीं करनी है यार बिल्कुल भी। तो डियर इसीलिए इसका नाम थर्मल एफिशिएंसी पड़ा, समझ में आ गया, क्योंकि इनपुट हीट देके अपन वर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब देखो फर्स्ट लॉ तो हर जगह वैलिड है, फर्स्ट लॉ तो कहीं भी लगा लो, फर्स्ट लॉ तो हर जगह वैलिड है ना। तो एनर्जी कंजर्वेशन अगर मैं फर्स्ट लॉ लगाऊं, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, नेट हीट इनपुट इक्वल टू नेट वर्क इनपुट, नेट हीट इक्वल टू नेट वर्क फॉर अ साइकिल, और ये साइकिल ही है, ये साइक्लिक डिवाइस है। तो नेट हीट इनपुट को नेट हीट इक्वल टू नेटवर्क, तो नेट हीट इस साइकिल में कितना है, इस साइक्लिक डिवाइस में नेट हीट क्या है Q1 और नेटवर्क क्या है W। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ Q1 इक्वल टू W आ गया। तो अगर थर्मल एफिशिएंसी की कैलकुलेशन करें तो W को मैं क्या लिख सकता हूं Q1, तो Q1 बाई Q1 इक्वल टू 1, मतलब इस साइकिल का एफिशिएंसी कितना आया 1 मींस 100%। और ये इम्पॉसिबल है, क्यों इम्पॉसिबल है, क्योंकि केल्विन प्लांक साहब ने बोला कि ये साइकिल पॉसिबल ही नहीं है। केल्विन प्लांक साहब ने क्या बोला कि ये साइकिल पॉसिबल ही नहीं है। तो डियर देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट अपने पास आ गया कि किसी भी साइकिल का एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकता। अगर किसी भी साइकिल का एफिशिएंसी 100% है तो वो साइकिल पॉसिबल नहीं है। तो जब मैंने आपको प्रोसेस बताया था, मैंने आपको बताया था एफिशिएंसी ऑफ अ प्रोसेस मे बी ग्रेटर देन 1, मे बी इक्वल टू 1, मे बी लेस देन 1, बट एफिशिएंसी ऑफ अ साइकिल इज ऑलवेज लेस देन 1। आज ये चीज प्रूव हो गई। सेकंड लॉ में केल्विन प्लांक साहब ने ये प्रूव कर दिया कि किसी भी साइकिल का एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकता, इट इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या, इट इज ऑलवेज लेस देन 1। तो एफिशिएंसी ऑफ अ साइकिल इज ऑलवेज लेस देन 1। यस, क्लियर। तो एफिशिएंसी ऑफ अ साइकिल इज ऑलवेज लेस देन 1। तो ये साइक्लिक डिवाइस पॉसिबल नहीं है। और डियर इसी डिवाइस को अपन बोलते हैं PMM2। मैंने आपको PMM1 पढ़ाया था ना, ये PMM2 है। तो आपको कोई पूछा जाए व्हाट इज PMM2, मतलब परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड, दिस इज द PMM2। मींस इट इज अ साइक्लिक डिवाइस व्हिच कन्वर्ट द टोटल हीट इनटू वर्क। ये पूरे हीट को वर्क में कन्वर्ट कर रही है। देखो हीट पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। दिस इज द PMM2, इट इज अ साइक्लिक डिवाइस व्हिच कन्वर्ट द टोटल हीट सप्लाई इनटू द नेट वर्क आउटपुट बिकॉज इट वायलेट्स द केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। किसका वायलेशन है ये, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट का। अब देखो डियर एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन क्या था, मैंने क्या लिखा था, द कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इज नॉट पॉसिबल इन अ साइकिल। यहां से दिख भी गया, यहां से आपको दिख भी गया कि पूरे हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हीट पूरा वर्क में कन्वर्ट हो गया तो ये 100% एफिशिएंसी है, जो कि पॉसिबल नहीं है, ये साइकिल इम्पॉसिबल है। मतलब द टोटल कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इज नॉट पॉसिबल इन अ साइकिल। इन अ साइकिल ये जरूर लगाना, अगर आपने इन अ साइकिल नहीं लगाया यू आर गॉन। इन अ साइकिल क्योंकि प्रोसेस में हो सकता है, मैंने आपको दिखाया था आइसोथर्मल एफिशिएंसी, आइसोथर्मल प्रोसेस में पूरा हीट वर्क में कन्वर्ट हो जाता है। पॉलीट्रोपिक के कुछ स्पेशल केसेस में हीट से ज्यादा वर्क मिल जाता है, तो आपको ये लगाना जरूरी है इन अ साइकिल। तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन जो था वो यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया कि क्या देखा गया। तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन यहाँ से साफ पता चल रहा है, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है, तो उन्होंने साफ बोल दिया कि हीट को वर्क में टोटल कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है एक साइकिल में। तो डियर आज से ये प्रूव हो गया दैट द एफिशिएंसी ऑफ अ साइकिल, the efficiency of a cycle is always less than 1, means efficiency of a cycle is always less than 1। किसी भी साइकिल का एफिशिएंसी हमेशा लेस देन 1 होगा, उससे बड़ा नहीं होगा। ये केल्विन प्लांक साहब ने प्रूव कर दिया। अब डियर ये इम्पॉसिबल है, तो उन्होंने फिर एक पॉसिबल डिवाइस भी बनाई। अगर ये इम्पॉसिबल है तो दूसरी पॉसिबल डिवाइस क्या बनाई, उन्होंने बोला कि अगर आप एक ही थर्मल रिजर्वर के साथ इंटरेक्ट करोगे तो जो साइक्लिक डिवाइस बनेगी वो इम्पॉसिबल है। तो उन्होंने एक से ज्यादा के इंटरेक्शन कर लिया, एक से ज्यादा रिजर्वर के साथ इंटरेक्शन कर लिया, अब ये डिवाइस पॉसिबल है। ठीक है, यहां पे आपने मान लीजिए Q1 हीट सप्लाई करी, W वर्क आउटपुट मिला और Q2 हीट रिजेक्ट हो गई, ये पॉसिबल है। रिजर्वर के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे आप सिर्फ हीट सप्लाई कर रहे थे, कोई भी हीट रिजेक्शन का सोर्स था नहीं। हीट रिजेक्शन के लिए अपन ने सप्लाई करा और रिजेक्शन भी कर दिया, तो ये डिवाइस कैसी है, दिस इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है। ये केल्विन प्लांक साहब ने बनाया था। तो केल्विन प्लांक साहब के अकॉर्डिंग ये डिवाइस अब पिक्चर में आई,
रहा है, आपको वर्क दे रहा है ना। और डियर मैंने आपको बताया था एक चीज कि कोई भी साइकिल अगर है, उस साइकिल में अगर आपको नेट वर्क आउटपुट पूछा जाए तो आप कैसे निकालेंगे? अगर वो साइकिल पीवी डायग्राम पे है तो उसका इनक्लोज्ड एरिया, द इनक्लोज्ड एरिया, तो ये नेट आउटपुट क्या बता रहा है? एनक्लोज्ड एरिया ऑफ साइकिल, एनक्लोज्ड एरिया ऑफ साइकिल ऑन पीवी डायग्राम। याद है, ये मैंने चीज आपको बताई हुई है। तो ये साइकिल कैसा है? वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल है, वर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं ना। अरे पीवी डायग्राम पे एनक्लोज्ड एरिया आपने निकाला, याद है वहां पे मैंने आपको ये चीज बताई थी। अब यहाँ पे वर्क आउटपुट आपको मिल रहा है, वर्क आउटपुट मिल रहा है, आउटपुट ये क्या है? वर्क आउटपुट, वर्क आउटपुट, वर्क आउटपुट मीन्स वर्क प्रोड्यूसिंग बोल सकते हैं। इट इज अ वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल, वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल, इट इज अ वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल। और ऐसे साइकिल को अपन बोलते हैं हीट इंजन। क्या बोलते हैं? हीट इंजन। तो विद द हेल्प ऑफ केल्विन प्लांक स्टेटमेंट हीट इंजन का कॉन्सेप्ट पिक्चर में आया। तो व्हाट इज अ हीट इंजन? हीट इंजन क्या होगा? इट इज अ साइक्लिक डिवाइस, इट इज अ साइक्लिक डिवाइस विच कन्वर्ट द पार्ट ऑफ हीट इनटू वर्क। क्या ये पूरा हीट वर्क में कन्वर्ट हो गया? नहीं, इसका कुछ पार्ट वर्क में कन्वर्ट हो गया, रिमेनिंग जो बचा वो रिजेक्ट हो गया सिंक में। So it is a cyclic device which convert the part of heat into work and remaining part is rejected to the sink or surrounding। भाई ये जो सिंक है, सिंक का बेस्ट एग्जांपल क्या है? सिंक का बेस्ट एग्जांपल है सराउंडिंग। सराउंडिंग में आप कितने भी हीट, इतने सारे पावर प्लांट चल रहे हैं, इतनी सारी चीजें हो रही है दुनिया में, सबका हीट रिडक्शन सराउंडिंग में है। क्या सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ रहा है? कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है ना, ठीक है। हाँ वो टाइम के रेस्पेक्ट में बढ़ रहा है, लेकिन मान लीजिए कुछ यहाँ पे कुछ हीट रिडक्शन हुआ तो क्या सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ जाएगा पूरे वर्ल्ड का? नहीं ना, आज तो नहीं बढ़ेगा। टाइम टू टाइम वो बढ़ रहा है, वो बात अलग है, ग्लोबल वार्मिंग और ये सब चीजें अलग है, ठीक है। तो बेस्ट एग्जांपल ऑफ सिंक इज द सराउंडिंग। तो व्हाट इज द हीट इंजन? आपको कोई पूछा जाए हीट इंजन क्या है, तो इट इज अ साइक्लिक डिवाइस, इट इज अ साइक्लिक डिवाइस विच विच convert the part of heat into work, remaining is rejected to sink or surrounding, rejected to sink, या फिर आप बोल सकते हो सराउंडिंग। इज इट क्लियर? तो ये हीट इंजन है, बात समझ में आ रही है। तो कोई भी हीट इंजन होगा तो उसमें क्या होंगे? दो रिजर्वोयर होंगे, एक सोर्स और एक सिंक, मिनिमम दो होने चाहिए, दो से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। मतलब मान लीजिए मैंने कोई एक हीट इंजन बनाया, इसमें तीन सिंक, तीन सोर्स हैं, हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों से मैं हीट सप्लाई करता हूं, एक सिंक है, कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम एक सोर्स और एक सिंक होना चाहिए। अब एक से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, तीन सोर्स हो गए, दो सिंक हैं, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम एक सोर्स और एक सिंक होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो हीट इंजन उसको बोलेंगे जो वर्क प्रोड्यूस कर रहा है और जिसमें एक सोर्स और एक सिंक है। बात समझ में आ रही है? तो हीट इंजन इज अ साइक्लिक डिवाइस विच प्रोड्यूसेस वर्क, ठीक है, which produces work and the part of heat is converted into work and the remaining part is rejected to sink। अब इसकी एफिशिएंसी कैलकुलेशन करते हैं। तो डियर एफिशिएंसी, थर्मल एफिशिएंसी की बात करेंगे क्योंकि वर्क मिल रहा है और हीट सप्लाई हो रही है, तो हीट के रिस्पेक्ट में वर्क मिल रहा है। तो इफ द इनपुट इज हीट मींस थर्मल एफिशिएंसी की बात होती है। तो थर्मल एफिशिएंसी क्या होगा यहाँ पे? W by Q1। व्हाट इज द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ दिस हीट इंजन? दैट इज W by Q1। क्या होगा? W by Q1। क्लियर? अब देखो डियर, अगर मैं फर्स्ट लो लगाऊं, तो फर्स्ट लो क्या बोलता है? नेट इनपुट इक्वल टू नेट आउटपुट। एनर्जी कंजर्वेशन की बात कर रहा है, तो इनपुट इस साइक्लिक डिवाइस का नेट इनपुट क्या है? ये इनपुट है, और आउटपुट क्या है? W और Q2। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स मैं क्या लिख सकता हूं? Q1 इक्वल टू Q2 प्लस W। तो W क्या हो गया? Q1 माइनस Q2। तो अगर आप इस एफिशिएंसी को हीट के फॉर्म में लिखना चाहें तो W को आप Q1 माइनस Q2 बाई Q1 भी लिख सकते हैं। तो एफिशिएंसी का एक एक्सप्रेशन तो आपका हीट के फॉर्म में है और एक एक्सप्रेशन आपका ये, दोनों ही सही है। क्लियर हुआ? तो ये केल्विन प्लांक स्टेटमेंट था। तो विद द कॉन्सेप्ट ऑफ केल्विन प्लांक हीट इंजन का कॉन्सेप्ट आया।
केल्विन प्लांक स्टेटमेंट से हीट इंजन का कॉन्सेप्ट पिक्चर में आया। और हीट इंजन, जितने भी इंजन आप पढ़ रहे हैं, आइस इंजन पढ़ लो, पावर प्लांट के सारे, ये सब किसकी वजह से है? केल्विन प्लांक साहब की वजह से है। तो केल्विन प्लांक साहब ने क्या बोला कि मिनिमम एक सोर्स और एक सिंक होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक ही थर्मल रिजर्वर के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो वो डिवाइस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए, ये फर्स्ट स्टेटमेंट था, ये सेकंड लॉ का फर्स्ट स्टेटमेंट था। ऐसे ही सेकंड लॉ में एक और स्टेटमेंट है, दैट इज नोन एज क्लोसियस स्टेटमेंट। क्लोसियस स्टेटमेंट, क्लोसियस साहब ने क्या बोला? देखो सर, अगर अपन किसी भी नेचुरल प्रोसेस की बात करें, किसी भी नेचुरल प्रोसेस की बात करें, मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की बात करें, तो हायर हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। जैसे मैं बात करूं कि हीट फ्लो हो रहा है नेचुरली, हीट नेचुरली फ्लो हो रहा है, तो वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो होगा, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो होगा। लेकिन अगर आपको मान लो हीट को लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करना है, तो क्या वो नेचुरली अपने आप हो सकता है? नहीं। अगर आपको लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो करना है तो वो अपने आप नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए अपने घर में पानी का मोटर होता है, पानी का मोटर सबके घर में होता है, नीचे पानी का टैंक बना होता है, और उससे अपन छत पे जो अपना सिंटेक्स का टैंक है वहां पे पानी चढ़ाते हैं। तो अगर मान लीजिए ऊपर से नीचे पानी लाना है, तो आप उस वॉल्व को खोल दो, अपने आप ही पानी आ जाएगा, कुछ भी वर्क करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर मान लो नीचे से ऊपर पानी चढ़ाना है, तो अपन क्या करेंगे? मोटर चलाएंगे, तो वो मोटर फिर नीचे से ऊपर पानी चढ़ाती है। तो मोटर चलाने से चला मतलब मोटर क्या कर रही है? अपन उसको वर्क दे रहे हैं। तो मतलब अगर आपको नेचुरल के अपोजिट कुछ करना है, तो आपको किसी ना किसी फॉर्म में एनर्जी इनपुट देना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? नेचुरल के अपोजिट अगर आप करना चाहते हैं तो वो अपने आप नहीं हो सकता, वो अपने आप नहीं हो सकता। ठीक है, पानी मेरे को लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ, लोअर एलिवेशन से हायर एलिवेशन की तरफ चलना है, लेके जाना है, तो मेरे को उसको हीट इनपुट देना पड़ेगा और कोई ना कोई फॉर्म में वर्क इनपुट देना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्लोसियस साहब ने क्या बोला? इट इज इम्पॉसिबल, इट इज impossible to develop a device, to develop a device which transfer heat, which transfer heat from lower temperature to higher temperature. It is impossible to develop a device which transfer heat from lower temperature to higher temperature. It is impossible to develop a device which transfer heat from lower temperature to higher temperature in a cycle without any energy input. पढ़िए इनके स्टेटमेंट को। इट इज इम्पॉसिबल टू डेवलप अ डिवाइस विच ट्रांसफर हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर। ये एक साइक्लिक डिवाइस है और मैं बोल रहा हूं कि T1 इज लेस देन T2, ये लोअर टेम्परेचर है। मेरे को यहां से हीट इसको हायर टेम्परेचर पे सप्लाई करनी है। ये एक साइक्लिक डिवाइस है, इसमें मेरे को लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ हीट लेके जाना है। तो क्लोसियस साहब ने बोला ये इंपॉसिबल है विदाउट एनी एनर्जी इनपुट, ये इंपॉसिबल है, मैं इसमें कुछ भी एनर्जी इनपुट नहीं दे रहा। हाँ, हायर से लोअर अपने आप फ्लो कर जाएगा, उसके लिए कुछ भी जरूरत नहीं है, लेकिन लोअर से हायर जाने के लिए बिना कुछ करे अपने आप नहीं जाएगा। तो इन्होंने बोला कि आपको किसी ना किसी फॉर्म में एनर्जी इनपुट देनी पड़ेगी। तो मैंने इसको कुछ वर्क इनपुट दिया। ठीक है, किसी ना किसी फॉर्म में एनर्जी इनपुट देनी पड़ेगी। आपको पता है थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी इंटरेक्शन हीट और वर्क के फॉर्म में ही होता है, हीट और वर्क के फॉर्म में ही होता है। तो एनर्जी इनपुट देनी पड़ेगी, मतलब अपन इसको कुछ ना कुछ वर्क सप्लाई करेंगे, इट में भी इलेक्ट्रिकल वर्क, सॉफ्टवेयर, कुछ भी जो भी होगा। ठीक है, तो ये पॉसिबल है, ये इन्होंने बोला दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल। अब देखो डियर, ये जो साइक्लिक डिवाइस है ये वर्क को कंज्यूम कर रही है, वर्क को एब्जॉर्ब कर रही है। केल्विन प्लांक साहब के अकॉर्डिंग वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस का कॉन्सेप्ट आया था, वो वर्क प्रोड्यूस कर रही थी। क्लोसियस साहब के अकॉर्डिंग वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस का कॉन्सेप्ट आया है। तो ये कैसी डिवाइस है? वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस।
तो केल्विन प्लांक क्लोसियस साहब के अकॉर्डिंग वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस का कॉन्सेप्ट पिक्चर में आया, और वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस आपकी क्या हो सकती है, रेफ्रिजरेटर या फिर हीट पंप। तो अकॉर्डिंग टू क्लोसियस स्टेटमेंट रेफ्रिजरेटर और हीट पंप का कॉन्सेप्ट पिक्चर में आया। बात समझ में आई? और केल्विन प्लांक से हीट इंजन का कॉन्सेप्ट पिक्चर में आया। जब आप रेफ्रिजरेशन के साइकिल पढ़ेंगे तो वो सारे वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस है, उनको अपन वर्क सप्लाई करते हैं। आपके घर में जो रेफ्रिजरेशन है आप उसको देते हो ना वर्क, आप उसको इलेक्ट्रिकल वर्क देते हो कि नहीं देते? ठीक है। तो हीट पंप क्या होता है? हीट पंप एसी का उल्टा होता है। समर में अपन एसी यूज करते हैं, विंटर में हीट पंप यूज करते हैं, जिसको आप ब्लोवर भी बोलते हो, है ना। ये गर्म करने का काम करता है भाई। मौसम ठंडा होता है तो हीट पंप गर्म करने का काम करता है, रेफ्रिजरेशन ठंडा करने का काम करता है। दोनों को ही वर्क इनपुट देना पड़ेगा। तो बोथ आर द वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइसेस। ठीक है। अब जब अपन वर्क इनपुट दे रहे हैं तो बेटा कभी भी एफिशिएंसी की बात नहीं करते। जब अपने को वर्क मिलता है, वर्क जब प्रोड्यूस होता है, उस केस में एफिशिएंसी की बात होती है। जब अपन किसी भी डिवाइस को वर्क देते हैं तो उस केस में एफिशिएंसी की बात नहीं होती। उस केस में किसकी बात होती है? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की। तो यहां पे इसकी परफॉर्मेंस की बात होगी। जब कोई वर्क प्रोड्यूस होता है, जब कभी वर्क प्रोड्यूस होता है तो उस कंडीशन में एफिशिएंसी की बात होती है, वर्क प्रोड्यूस होता है तब। लेकिन अगर किसी डिवाइस को वर्क दिया जाता है तो उस केस में एफिशिएंसी की बात नहीं होती। उस केस में किसकी बात होती है? उस केस में परफॉर्मेंस की बात होती है। तो यहां पे अपन सीओपी निकालते हैं, जिसको अपन बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। और ये डियर बताता है डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन नेट वर्क इनपुट। नेट वर्क इनपुट क्या बताता है? डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन नेट वर्क इनपुट। ये आपका सीओपी बताता है। ठीक है। तो अब देखते हैं रेफ्रिजरेशन और हीट पंप का साइकिल। रेफ्रिजरेशन क्या है, हीट पंप क्या है? तो रेफ्रिजरेशन क्या है, देखो रेफ्रिजरेशन में क्या होता है, क्या करते हैं रेफ्रिजरेशन घर में? जो रेफ्रिजरेशन है उसका काम क्या होता है? ठंडा करना चीजों को। तो इट इज यूज टू मेंटेन द लोअर टेम्परेचर। इट इज यूज्ड टू मेंटेन, मेंटेन का मतलब इन अ साइकिल, कंटिन्यू मेंटेन करना। तो मेंटेन करने का मतलब ये साइकिल पे काम करेगा। ठीक है। जैसे आप रेफ्रिजरेशन सुबह खोलोगे तो भी ठंडा, दोपहर में भी ठंडा, रात को भी ठंडा, तो वो कंटिन्यू ठंडा है ना। तो कंटिन्यू मेंटेन, मेंटेन का मतलब एक साइकिल पे वर्क हो रहा है। ठीक है। तो इट इज यूज टू मेंटेन लोअर टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर कंपेयर टू सराउंडिंग। सराउंडिंग गर्म है तभी तो अपन चीजों को ठंडा कर रहे हैं, कंपेयर टू सराउंडिंग। ठीक है। जैसे मान लीजिए ये स्टोरेज स्पेस है जिसमें अपन चीजें रखते हैं ठंडा होने के लिए। तो इसको ठंडा करेंगे तो अपन हीट निकालेंगे यहां से, अपन यहां से हीट निकालेंगे भाई। रेफ्रिजरेशन के अंदर अपन ये चीजें रखी हैं, स्टोरेज स्पेस बोलते हैं उसको, उसके अंदर अपन ने सामान रखा हुआ तो उससे हीट निकालेंगे। अब ये हीट कहां देगी? ये हीट अपन वो साइक्लिक जो साइकिल है वो आपका एब्जॉर्ब करेगा और उसको एटमोस्फेयर में फेंकेगा। तो आपका रेफ्रिजरेशन ठंडा है, एटमोस्फेयर हाई टेम्परेचर पे है। रेफ्रिजरेशन जो घर में डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन होता है इसको 4, 5, 6, 7 डिग्री पे मेंटेन रखते हैं ना, जबकि एटमोस्फेयर तो 30, 35, 40 डिग्री पे होता है। तो ये जो आपने एप्पल लाया बाजार से उसके अंदर रखा, एप्पल आपका 40 पे है, एटमोस्फेयर 40 पे है तो एप्पल 40 पे उसके अंदर रखा, तो वो रेफ्रिजरेशन स्पेस जो है वो तो आपका 10 डिग्री पे मान लो, तो वो उससे हीट निकालेगा और उसको बाहर फेंकना है। तो 10 डिग्री से अपने को कहां पे जाना है? 10 डिग्री सेल्सियस से अपने को 40 डिग्री सेल्सियस पे जाना है। तो हीट अपने निकाल लिया, उसको बाहर फेंकना है। तो लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ जाना है, तो वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस होगी, इसको अपन को वर्क इनपुट देना पड़ेगा। तो ये अपना स्टोरेज स्पेस है जिसमें अपन सामान रखते हैं। मान लीजिए ये T1 टेम्परेचर पे है, ये अपनी साइक्लिक डिवाइस होगी जिसको अपन वर्क इनपुट दे देंगे। तो यहां से ये जो भी हीट निकालेगा इसको बाहर एटमोस्फेयर में एग्जॉस्ट कर देगा। तो ये अपना एटमोस्फेयर हो गया, या इसको सिंक बोल दो आप। ठीक है। और ये मान लीजिए किसी टेम्परेचर T2 पे है, तो यहाँ पे T2 टेम्परेचर T1 से बड़ा ही है ऑब्वियस। ठीक है। तो मेरे को इसकी किसकी बात करनी है? सीओपी की बात करनी है, क्योंकि वर्क इनपुट दे रहा हूं मैं। तो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, तो सीओपी क्या होता है? डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन नेट वर्क इनपुट। तो बेटा यहाँ पे डिजायर क्या है आपका, बताइए आपका डिजायर क्या है? Q1 और Q2। अपना डिजायर क्या है? चीजों को ठंडा करना। जो एप्पल आपने यहाँ पे रखी है उससे हीट निकालना। तो अपना डिजायर क्या है? ये। तो डिजायर इफेक्ट क्या हो गया? Q1 अपॉन नेट इनपुट क्या है? W। तो दिस इज द सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर।
ये रेफ्रिजरेटर का सीओपी होता है क्या, Q1/W। अब यार अगर मैं फसलों की बात करूं तो फसलों तो मैं कहीं भी लगा सकता हूं। तो फसलों की बात करूं तो एनर्जी कंजर्वेशन, नेट इनपुट इक्वल टू नेट आउटपुट। तो ये आपका इनपुट हो गया नेट, दोनों इनपुट है, और ये आपका आउटपुट हो गया। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ मैं क्या लिख सकता हूं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ क्या लिख सकते हैं, Q1 प्लस डब्ल्यू इक्वल टू Q2। तो W को अपन लिख सकते हैं Q2 माइनस Q1। तो अगर आप इस सीओपी को हीट के फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, Q1 अपॉन Q2 माइनस Q1। दिस इज द सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। ये आपका रेफ्रिजरेशन का सीओपी है। समझ में आया। तो रेफ्रिजरेशन क्या काम आता है, इट इज यूज टू मेंटेन लोअर टेम्परेचर कंपेयर टू सराउंडिंग। समझ में आया, क्लियर। अब ये कहां वैलिड है, ये कोई बताएगा मेरे को, ये कहां वैलिड है, ये इक्वेशन कहां वैलिड है। जैसे अपन ने इंजन की एफिशिएंसी की बात करी, ये कहां वैलिड है इक्वेशंस। इनके लिए अपन ने कोई एजम्पशन लिया है, कुछ भी नहीं लिया। मतलब आपका इंजन चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, कैसा भी इंजन हो भाई, जैसे अपन ने प्रोसेस की बात करी, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ऐसे ही इंजन भी रिवर्सिबल इरिवर्सिबल कुछ भी हो सकता है। तो दोनों जगह वैलिड है, चाहे आपका इंजन रिवर्सिबल हो या फिर इरिवर्सिबल हो, हर जगह वैलिड है। ऐसे ही यहाँ पे रेफ्रिजरेशन में ये जो सीओपी की बात करी, ये दोनों फॉर्मूले ये भी कहीं भी वैलिड है, चाहे इरिवर्सिबल या आपका रेफ्रिजरेशन साइकिल रिवर्सिबल हो। ठीक है, रिवर्स एफिशिएंसी आपका जो ये साइकिल जो है ये चाहे रिवर्सिबल हो इरिवर्सिबल हो, दोनों जगह ये वैलिड है। ठीक है, अब देखो यहां से दो कॉन्सेप्ट आए थे, रेफ्रिजरेशन अपन ने पढ़ लिया, अब बात करते हैं हीट पंप। तो हीट पंप में क्या बोला गया, हीट पंप का काम क्या होता है, ये ठंडा नहीं करता, ये गर्म करता है। तो इट इज यूज टू मेंटेन, इट इज used to maintain used to maintain higher temperature compared to surrounding। भाई हीट पंप अपन विंटर मौसम में यूज करते हैं, विंटर जब आती है तो बाहर का टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर मान लो 5 डिग्री है 6 डिग्री है, तो अनकंफर्टेबल लगता है, थोड़ा सा ठंड लगने लग जाती है। तो अपन घर में क्या लगा देते हैं, हीट पंप लगा देते हैं। तो हीट पंप क्या करता है, ये रूम को हाई टेम्परेचर पे मेंटेन करता है, जितना 16 15 20 के आसपास। ठीक है, तो अपन थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो यहाँ पे इस बार अपने को रूम को गर्म करना है, तो अपना डिजायर इफेक्ट क्या हो गया, गर्म करना। ठीक है, तो ये क्या करेगा हीट पंप, ये अपना एटमोस्फेयर है जो बहुत लो टेम्परेचर पे है, T1 पे है। ठीक है, ये एक साइक्लिक डिवाइस है, क्योंकि कंटिन्यू मेंटेन करना है ना, रूम को कंटिन्यू मेंटेन करना है, तो साइक्लिक डिवाइस पे काम होगा। तो इस बार एटमोस्फेयर से हीट निकालनी है इसको, और किस कहां पे सप्लाई करनी है, इस बार रूम में सप्लाई करनी है। और रूम कहां पे है इस बार, अपना हायर टेम्परेचर पे है। ठीक है, तो T2 इज ग्रेटर देन T1। इस बार अपना डिजायर ये है, इस बार अपना डिजायर क्या है, ये है रूम को गर्म करना। क्या है, रूम को गर्म करना। इस बार चीजों को ठंडा करना नहीं है। तो एटमॉस्फेयर बहुत लो टेम्परेचर पे, यहां से हीट लेगा ये और अपने रूम में सप्लाई कर देगा, कुछ इसको वर्क देंगे। तो लो से हाई टेम्परेचर पे जाने के लिए वर्क इनपुट भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सीओपी की बात करें तो सीओपी ऑफ हीट पंप क्या होगा, डिजायर इफेक्ट। तो डिजायर इफेक्ट इस बार क्या है, Q2 अपॉन नेटवर्क इनपुट दैट इज W। तो डिजायर इफेक्ट इस बार क्या है, Q2, और नेटवर्क इनपुट अपना क्या हो गया, W। अगर अपन फसलों की बात करें तो देखो ये दोनों इनपुट है। ठीक है, तो Q1 प्लस W को अपन क्या लिख सकते हैं, Q2। तो W की जगह क्या आ जाएगा, Q2 माइनस Q1। तो सीओपी ऑफ हीट पंप क्या हो गया डियर, सीओपी ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू Q2 अपॉन Q2 माइनस Q1। दिस इज द सीओपी ऑफ हीट पंप। तो ये आपके पास सीओपी आ गया। अब देखो ये दोनों एक्सप्रेशन, ये भी चाहे आपका साइकिल रिवर्सिबल हो चाहे आपका साइकिल इरिवर्सिबल हो, दोनों जगह वैलिड है। वेदर द साइकिल इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, इन बोथ केसेस ये दोनों एक्सप्रेशन वैलिड है। समझ में आया। तो रेफ्रिजरेशन और हीट पंप बोथ आर द वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस, और ये क्लोसेस आपके स्टेटमेंट की वजह से आया। और हीट इंजन वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, जो केल्विन प्लांक्स आपके स्टेटमेंट की वजह से आया। बात समझ में आ रही है, इज इट क्लियर। अब देखो डियर, यहां पे अगर अपन सीओपी की बात करें, चाहे रेफ्रिजरेशन का हो या हीट पंप का हो, सीओपी बताता है डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन नेटवर्क इनपुट। तो रेफ्रिजरेशन की बात कर लो या हीट पंप की बात कर लो, इनपुट अपन दे रहे हैं, इनपुट अपन दे रहे हैं ना उसको, वर्क के फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल वर्क के फॉर्म में। तो आप क्या चाहते हो, आपके घर पे जो लाइट का बिल आए वो कम से कम आए। भाई रेफ्रिजरेशन और हीट पंप लाइट का बिल कम से कम निकालें, तो सीओपी हाई होना चाहिए। ये लो, सीओपी जितना हाई होगा नेट इनपुट उतना ही कम होगा। भाई सीओपी जितना हाई होगा इनपुट उतना ही कम होगा कि नहीं होगा। सीओपी क्या बता रहे हैं, Q1/W। तो W जितना
कम होगा, डब्ल्यू ही अपने को कम करना है ताकि लाइट का बिल कम आए, तो डब्ल्यू कम कब होगा, जब सीओपी हाई होगा। तो अपन ये बोल सकते हैं सीओपी इनडायरेक्टली इंडिकेट द रनिंग कॉस्ट ऑफ द सिस्टम। सीओपी इनडायरेक्टली इंडिकेट द रनिंग कॉस्ट ऑफ द सिस्टम। सीओपी इनडायरेक्टली रनिंग कॉस्ट को बताता है। सीओपी इनडायरेक्टली इंडिकेट द रनिंग कॉस्ट ऑफ द सिस्टम। हायर द सीओपी लोअर द रनिंग कॉस्ट। रनिंग कॉस्ट का मतलब जो डेली अपना खर्चा आ रहा है, और डेली किसका खर्चा आ रहा है, लाइट का, तो अपन चाहते हैं कि वो कम से कम हो, तो सीओपी जो है जितना ज्यादा होगा लाइट का बिल उतना ही कम आएगा। तो अपन ये बोल सकते हैं सीओपी इनडायरेक्टली इंडिकेट द रनिंग कॉस्ट ऑफ द सिस्टम। हायर सीओपी, जितना ज्यादा सीओपी हाई होगा, लोअर द रनिंग कॉस्ट। क्लियर? इज इट क्लियर? बोलो। यस, वेरी गुड। अब डियर हीट पंप के सीओपी की बात करते हैं। तो देखो Q2 जो है ये Q1 प्लस डब्ल्यू है, तो Q2 हमेशा W से बड़ा ही होगा, ये तो कंफर्म हो गया। मतलब सीओपी जो ऑफ हीट पंप जो है ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि Q2 Q1 प्लस डब्ल्यू है। तो मान लीजिए Q1 5 है, W 2 है, तो Q2 तो 7 हो गया ना, तो 7 इज ग्रेटर देन 2 ऑलवेज। तो सीओपी हमेशा 1 से बड़ा होगा। लेकिन अगर रेफ्रिजरेटर के सीओपी की बात करें तो Q1 और W में तो कोई रिलेशन नहीं है। तो डियर सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर जो है इट मे बी लेस देन 1, मे बी ग्रेटर देन 1। ये लेस देन 1 भी हो सकता है और ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर मे बी लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1, बट सीओपी ऑफ हीट पंप इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। लेकिन हीट पंप का सीओपी हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। COP of heat pump is always greater than 1, but the COP of refrigerator may be less than 1, may be greater than 1। जब आप रेफ्रिजरेशन साइकिल पढ़ेंगे तो वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल का COP लेस देन 1 होता है। जब आप वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल पढ़ेंगे उनका ग्रेटर देन 1 होता है। तो COP रेफ्रिजरेशन सिस्टम का लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 कुछ भी हो सकता है, बट हीट पंप का हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। और ये दोनों में एक रिलेशन भी होता है, सीओपी ऑफ हीट पंप और रेफ्रिजरेटर में एक रिलेशन भी होता है। देखो सीओपी ऑफ हीट पंप अपना क्या है, Q2 अपॉन Q2 माइनस Q1, और सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर अपना क्या है, Q1 अपॉन Q2 माइनस Q1। देख लीजिए आप, हीट पंप Q2 अपॉन Q2 माइनस Q1 एंड द रेफ्रिजरेटर Q1 अपॉन Q2 माइनस Q1। तो मैंने यहाँ पे ये लिखा है। अब अगर मैं सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर जो है Q1 अपॉन Q2 माइनस Q1, इसमें दोनों साइड में 1 ऐड कर देता हूं, तो देखो क्या बनेगा, ये हो गया 1 प्लस सीओपी ऑफ आर, और ये क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2 माइनस Q1 बाई Q1। तो Q1 से Q1 उड़ गया, सॉरी Q2 माइनस Q1 हो जाएगा ना। तो Q1 से Q1 उड़ गया, तो 1 प्लस सीओपी ऑफ आर क्या बन गया आपके पास, Q2 अपॉन Q2 माइनस Q1। और ये क्या है डियर, दिस इज द सीओपी ऑफ हीट पंप। तो आपके पास क्या रिलेशन आया, सीओपी ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू 1 प्लस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। लेकिन हमेशा ध्यान रखना ये कब वैलिड होगा, जब अपन ने दोनों साइकिल में ये Q1 Q2 T1 T2 सेम लिया है। दोनों साइकिल में मैंने Q1 Q2 और T1 T2 ही माना है, तो ये तभी वैलिड होगा जब साइकिल में टेम्परेचर लिमिट सेम होंगी। ठीक है, और ये आपका कहीं भी वैलिड है, चाहे आपका साइकिल रिवर्सिबल हो और इरिवर्सिबल हो, बट वैलिड बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट, बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट। क्योंकि टेम्परेचर लिमिट अलग हो जाएगी ना, तो हीट इंटरेक्शन अलग अलग हो जाएगा, हीट इंटरेक्शन सेम नहीं होगा, Q1 Q2 Q1 Q2 नहीं होगा, अलग अलग हो जाएगा। तो ये रिलेशन नहीं बता सकते। जब हीट इंटरेक्शन सेम है तभी तो ये रिलेशन बता सकते हैं। तो ये रिलेशन तभी वैलिड है व्हेन द टेम्परेचर लिमिट आर सेम। क्लियर हुआ? यस। अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपको घर से सोच के आना है। हीट पंप रूम को गर्म करता है, और एक हीटर, रूम हीटर, ये भी रूम को गर्म करने का काम कर रहा है। तो आपको ये सोच के आना है विच डिवाइस इज मोर इकोनॉमिकल। ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के इसरो के इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था कि विच डिवाइस इज मोर इकोनॉमिकल, रूम हीटर या फिर हीट पंप। रूम को आपको दोनों को सेम टेम्परेचर पे मेंटेन करना है ना, तो कौन सी डिवाइस ज्यादा इकोनॉमिकल है, मतलब किसमें लाइट का बिल कम आएगा।
ठीक है डियर, ये आप घर से सोच के आएंगे। नेक्स्ट टाइम अपनी जब भी क्लास होगी तब अपन इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और सेकंड लॉ को आगे कंटिन्यू करेंगे और एंट्रोपी स्टार्ट करेंगे। ठीक है डियर, तो आज की क्लास अपन यहीं ऑफ करते हैं। किसी स्टूडेंट को कुछ पूछना है तो बताइए। ये जितनी भी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं इन सबको रिवाइज करके आना। नेक्स्ट टाइम पे जब भी अपन मिलेंगे तो इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है, और सेकंड लॉ को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर आज की क्लास अपन यहीं ऑफ करते हैं। जो भी आपका नेक्स्ट क्लास का शेड्यूल होगा वो आपको मिल जाएगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अपने फ्रेंड्स लोगों को बोलो कि क्लास में आए उसको देखें, क्योंकि डियर बहुत मेहनत करके आके आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल मजा नहीं आता फिर कि अगर 5-6 लोग बैठे हो। और रेस्पॉन्स भी आपका बहुत कम हो गया। स्टार्टिंग में थोड़ा सा रेस्पॉन्स था, धीरे धीरे वो भी कम होते जा रहे हैं। आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि कॉलेज की कोई फर्क पड़ा रहे, तो बोले ना बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऐसा यहाँ पे नहीं है। आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन का, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगा, एकदम सुस्ती से बैठे हैं तो बिल्कुल मजा नहीं आता है फिर पढ़ाने वाले को। सामने वाले की एनर्जी आप पे डिपेंड करती है। एनर्जी कंजर्वेशन, आप लोगों में जितनी एनर्जी है उतनी ही मैं दिखाऊंगा। ये सारी चीजें एक दूसरे से डिपेंड करती है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट टाइम पे आप इन चीजों को इंप्रूव करोगे। तो जो भी नेक्स्ट क्लास का शेड्यूल होगा वो आपको मिल जाएगा। तो उस टाइम पे मिलते हैं फिर। तो थैंक यू सो मच। आज की क्लास अपन यही ऑफ करते हैं। थैंक यू।